सोचो दो लड़के जो एक दूसरे से इतना नफरत करते हैं कि वो एक दूसरे का शक्ल भी देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक दिन वो दोनों एक डेटिंग ऐप पर अपना फेक अकाउंट बनाते हैं और जब ये दोनों उस डेटिंग ऐप पर आपस में बात करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे इनके बीच प्यार बढ़ने लगता है। लेकिन हमारी कहानी इतनी सिंपल थोड़ी ना है। यहाँ जो एक लड़का है उसको पता है कि वो किससे बात कर रहा है, लेकिन ये जो दूसरा इंसान है उसे कुछ नहीं पता कि वो किससे बात कर रहा है। तुम जरा सोचो इस बारे में कि वो दोनों डेटिंग ऐप पर क्या बात करते होंगे। तुम लोग ये पूरी वीडियो देखना, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। सॉन्ग नाम का एक लंबा और हैंडसम लड़का लैपटॉप पर बैठकर कुछ काम कर रहा है, तभी वहां फांग आता है। ये एक एक्सचेंज स्टूडेंट है तो यहाँ पर इसका ज्यादा कोई दोस्त वगैरह नहीं है। वो बहुत ही पोलाइट तरीके से सॉन्ग से पूछता है कि क्या तुम्हारा काम हो गया। वो बहुत ही पोलाइट तरीके से पूछता है कि क्या तुमने इस मशीन का इस्तेमाल कर लिया, पर सॉन्ग गुस्से में जवाब देता है कि तुमको दिख नहीं रहा है, मैं अभी भी इस मशीन पे काम कर रहा हूँ। और इसका जवाब देने का तरीका बहुत ही रूट था। सॉन्ग इसे ये भी कहता है कि तुम जैसे बेवकूफ स्टूडेंट को हमारे कॉलेज में आने ही कैसे दिया गया। फांग एक बहुत ही शरीफ और शांत लड़का है, इसलिए वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि वो उससे ये कहता है कि जब तुम्हारा काम इस मशीन पे खत्म हो जाए तो तुम मुझे बता देना। लेकिन इस सॉन्ग नाम के लड़के ने उसको उल्टा ही जवाब दिया कि चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने एक दोस्त जोहान के साथ एयरपोर्ट पर है और ये यहाँ पर जोहान को छोड़ने आया है। सॉन्ग उसे छोड़कर जब वापस आ रहा होता है तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और ये किसी फाइंड नाम के एप्लीकेशन से आया हुआ है। नोटिफिकेशन में मुंह नाम के एक लड़के ने उसको रिक्वेस्ट भेजा है। सॉन्ग सीधा जोहान को कॉल मिलाता है और उससे पूछता है कि क्या तूने मेरे मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया है। और वो बोलता है कि हाँ भाई, मैंने तेरे फोन में एक डेटिंग ऐप डाउनलोड किया है जो कि मैंने कल ही तुझको बताया था, कल हम इसके बारे में बात कर रहे थे, याद कर। तब वो कहता है कि भाई हम उस समय बात कर रहे थे, मैंने नहीं बोला था कि मेरे मोबाइल में इंस्टॉल कर देना। अब हम थोड़ा सा पास का सीन देखते हैं जहां पर ये दोनों बात कर रहे थे। सॉन्ग के मम्मी को ये नहीं पता है कि सॉन्ग को लड़कियां पसंद है या फिर उसको लड़के पसंद है और वो सीधा इसके बारे में अपने बेटे से बात नहीं करना चाहती। इसीलिए एक दिन जोहान सॉन्ग से ये बात पूछता है कि भाई तुझे क्या लड़के पसंद है या फिर तुझे लड़कियां पसंद है। वैसे मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तू स्टिल मेरा दोस्त ही रहेगा, लेकिन बस मैं ये बात जानना चाहता हूँ। इस बात पर सॉन्ग उसे जवाब देता है कि ऑफ कोर्स मुझे लड़कियां पसंद है, मुझे लड़के नहीं पसंद। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या ये मानवा मैं एक्सप्लेन कर रहा होता। प्रेजेंट टाइम में सॉन्ग अपने दोस्त के ऊपर चिल्ला रहा होता है और कहता है कि भाई आइंदा अगर तूने मेरा फोन मेरे से बिना पूछे टच किया तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा, और जो एप्लीकेशन तूने मेरे फोन में डाउनलोड किया है मैं उसे तुरंत डिलीट करने वाला हूँ। लेकिन सॉन्ग का ध्यान उस नोटिफिकेशन पे जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि एक लड़का जो कि आपके रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा है। अगर यहाँ पर किसी ने भी डेटिंग ऐप वगैरह यूज किया है कि उसको पता होगा कि जब कोई भी रिक्वेस्ट हमें भेजता है तो वहां पर हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा मैच हो जाएगा और हम आगे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। यहाँ पर तुम लोगों को मैं एक चीज बताना भूल गया कि जो जीहोन है उसने इस डेटिंग एप्लीकेशन पर सॉन्ग का असली आइडेंटिटी नहीं डाला था और जो सामने वाला लड़का है उसने भी अपनी असली आइडेंटिटी नहीं डाल रखी है। सॉन्ग उस लड़के का प्रोफाइल खोलता है जहां पर उसे पता चलता है कि इसका नाम मुंह है और ये अभी 21 साल का है और इसे लड़के ही पसंद है। सॉन्ग इरिटेट होकर अपना मोबाइल बंद करने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे गलती से एक्सेप्ट बटन टच हो जाता है और यहीं से हमारी ये लव स्टोरी शुरू होती है। उसको नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन मैच सक्सेसफुल। ये देखने के बाद तो वो एकदम घबरा जाता है और जल्दी जा जाता है उस एप्लीकेशन को डिलीट करने के लिए, लेकिन तभी सामने वाला पर्सन उसे तुरंत मैसेज करता है। सोचो ये जो सामने वाला बंदा है वो कितना ज्यादा उतावला है। जैसे ही मैच सक्सेसफुल हुआ वो तुरंत मैसेज करता है। सॉन्ग ने अपना फेक आईडी एंड्रू नाम से बनाया है और इसकी उम्र है 29। उस फेक आईडी पर सामने से एक वॉइस मैसेज आया होता है कि हेलो आई एम म्यू और आपने मेरे अप्रूव को एक्सेप्ट किया है तो आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। जैसे ही सॉन्ग उस ऑडियो को सुनता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो आवाज बहुत ही सॉफ्ट और पहचानी हुई है। उसे तुरंत पता चल जाता है कि ये उसका ही क्लासमेट फांग है, वही ट्रांसफर स्टूडेंट। हमें इन दोनों की फेक आईडी प्रोफाइल दिखाई जाती है। सॉन्ग बहुत ही गहरी सोच में डूब जाता है कि वो शांत लड़का जो कि क्लास में मुझसे डरता है वो डेटिंग ऐप पर किसी अनजान आदमी से बात करने के लिए इतना उतावला हो रहा है जो कि 29 साल का है और वो 21 साल का है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। फांग भी इस डेटिंग ऐप को यूज करता है और उसने अभी तक कितने लोगों को मैसेज किया होगा और ये अभी इतना बेचैन इसलिए है क्योंकि मैंने अभी तक इसको रिप्लाई नहीं दिया। फांग इस एप्लीकेशन को डिलीट करने वाला था, लेकिन अब अचानक से उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ चुकी है। वो जानना चाहता है कि फांग ऐसा क्यों कर रहा है, इसीलिए वो रिप्लाई देता है कि तुमने क्या कहा। फांग जो कि बालकनी में खड़ा है और उसके हाथ में उसका फोन है, वो बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ है। वो उस समय को याद कर रहा है कि कैसे उसका एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। उसके पुराने दोस्त बहुत खुश थे, सब मिलकर उसके लिए पार्टी भी किए। उसके सारे दोस्त उससे कहते हैं कि उम्मीद है कि वहाँ सब कुछ ठीक रहेगा और हमारा फांग इतना क्यूट है कि वो किसी को भी अपना दोस्त बना सकता है और क्या पता कि उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह भी बन जाए। लेकिन यहाँ इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद हकीकत बिल्कुल अलग निकलता है क्योंकि यहाँ इस टी यूनिवर्सिटी में आने के बाद कोई भी उसका दोस्त नहीं बना, बल्कि सबने उसको इग्नोर कर दिया और वो अपने आप में इतना अकेला पड़ गया था। उसे लाइफ में पहली बार डेटिंग ऐप इस्तेमाल करना पड़ रहा है दोस्त
फाइंड करने के लिए, और वो इसको लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उस टाइम को भी याद करता है जब ये फर्स्ट टाइम उस लैब में गया था। वहां जाते ही एक स्टूडेंट को लंच के लिए पूछा और प्रोजेक्ट ग्रुप बनाने के लिए कह रहा था, लेकिन सभी लोग अजीब तरीके से मना कर देते थे कि सॉरी, मैं पहले से ही किसी ग्रुप में हूँ। इतना साइलेंट ट्रीटमेंट कि फांग को अंदर से डर बैठ गया। वो इतना परेशान हो चुका था कि उसे अपने कॉलेज में जाने से डर लगता है, और इन सब की वजह और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग है। लैब के सारे लोग सॉन्ग के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। कुछ लोग तो उसके टेस्ट ट्यूब धोने के लिए भी तैयार रहते हैं। अगर लैब में सॉन्ग थूक भी दे तो 4 लोग चाटने के लिए रेडी हो जाते हैं। इतना बेहतरीन फैन फॉलोइंग बना रखा है बंदे ने। और यहाँ पर फांग को साफ साफ समझ में आ जाता है कि सॉन्ग ने उसे इग्नोर कर दिया है, इसीलिए कॉलेज के सारे बच्चे उसे इग्नोर कर रहे हैं। बालकनी में खड़ा होकर सोचता है कि यार आखिर मैंने उस बंदे का ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि वो मुझसे इतना नफरत करता है। फिर उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है जहां पर एंड्रयू ने उसके मैसेज का रिप्लाई दिया है। यहाँ पर एंड्रयू सॉन्ग ही है, एंड्रयू उसका फेक आईडी का नाम है। ऐप पे डिस्टेंस दिखा रहा होता है 3 किलोमीटर का, मतलब इसका जो पार्टनर है वो 3 किलोमीटर दूर है, मतलब एंड्रयू 3 किलोमीटर दूर है। हम सोचता है कि वो दोनों इतने पास है कि वो कभी भी आराम से मिल सकते हैं, इसीलिए वो उसको मैसेज भी करता है, अगर टाइम हो तो चलो चलकर एक ड्रिंक पीते हैं। दूसरी तरफ सॉन्ग जो कि अपने रूम में बैठा है और वो सोचता है कि इस बंदे को इतनी जल्दी क्यों है मुझसे मिलने की। सॉन्ग उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। तब वो सोचता है कि ये शायद फालतू लड़का है जो कि बस टाइम पास करने के लिए ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया था, इसीलिए वो दूसरे लोगों से बात करने जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ठरकी टाइप के लोग थे, इसलिए वो उन्हें बोरिंग बोलता है और कहता है कि यार इनसे अच्छा तो एंड्रयू ही है, भले ये रिप्लाई नहीं दे रहा। देखो यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई कि लड़का हो चाहे लड़की, इनको वही लोग पसंद आते हैं जो इनको रिप्लाई नहीं देता। जब रिप्लाई नहीं आता तो वो लिखता है कि तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुम शर्मीले हो। इस बात पर सॉन्ग फाइनली रिप्लाई देता है नो। फांग सामने से लिखता है कि नहीं, मैं नहीं मानता, क्या तुम बहुत ज्यादा शर्मीले हो इसीलिए तुम्हारा अब तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना, और तुम्हारे अंदर तो एक वॉइस मैसेज भेजने की भी हिम्मत नहीं है, जिससे ये प्रूफ होता है कि तुम शर्मीले हो, तुम भी इसको मान लो। इसीलिए सॉन्ग वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करता है नो बोलने के लिए। उनको उसकी आवाज बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम्हारी आवाज बिल्कुल एक रोबोट जैसी है। हाँ, मुझे मेरे से बड़े उम्र के लड़के बहुत पसंद है और तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है, क्या तुम मुझे वापस से एक वॉइस मैसेज भेजोगे। और वो इस बात पर एक और वॉइस मैसेज भेजता है नो बोलकर, और बस इतनी सी आवाज सुनकर फांग को पता नहीं क्या होता है कि भाई ये बहुत खुश उड़ने लगता है हवा में। एंड्रयू से कहता है कि क्या तुमको किसी ने बताया है कि तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है, तो तुम मुझे काफी पागल लगते हो। हमारे इंजीनियरिंग लैब के दोस्त तुम्हारी कभी तारीफ नहीं करते होंगे ना, मुझे पता है, तो आज मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। एंड्रयू, तुम्हारी आवाज बहुत ही अच्छी है और तुम्हारे मसल्स भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। उनको ये लगता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, इसीलिए वो गुस्से में अपना मोबाइल साइड में रख देता है और इन सब चीजों को बोरिंग कहता है। साथ में ये भी कि कोई पागल इंसान ही होगा जो इस डेटिंग एप्लीकेशन के ऊपर अपना इतना टाइम बर्बाद करेगा। यहाँ पर वो इस फाइंड एप्लीकेशन को हमेशा के लिए अनइंस्टॉल कर देता है कि उसे ये सब कुछ टाइम पास लग रहा है, और एक्चुअल में ये टाइम पास है। नए दिन की शुरुआत होती है और सॉन्ग लैब में आता है। वहां पर उसको एक स्टूडेंट बताता है कि पिछली रात का डेटा प्रोसेस हो चुका है और अब हम थीसिस लिखना शुरू कर सकते हैं। सॉन्ग बहुत ही प्रोफेशनल आवाज में सबको उसका काम बताता है। और वहाँ झांग, ये झांग है ना कि फांग, फांग हमारा मेन कैरेक्टर है, ये झांग है और ये हमेशा सॉन्ग के आगे पीछे घूमता रहता है। और हाँ, इसका एक दूसरा काम भी है, वो है फांग को परेशान करना। फांग को यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें मिलती है, पहली है साइलेंट ट्रीटमेंट और दूसरी है ताना। उसको सारे बच्चे ताना मारते रहते हैं और सबसे ज्यादा ये जांग नाम का स्टूडेंट, ये फांग को देखते ही कहता है कि क्या बदनसीबी है। बेचारा फांग भी इतना परेशान हो चुका है कि सीधा उसे बोल देता है कि क्या बदनसीबी इसमें, और ये बताओ मैं तुम्हारे लिए बदनसीबी हुआ कैसे। ये बहस चली रही होती है कि फांग के हाथ से लैब की एक चीज, बहुत ही कीमती चीज नीचे गिर जाती है। ये सब बहस चली रही होती है कि तभी फांग के हाथ से एक कांच का सामान नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर तो जांग को एक और मौका मिल गया उसको परेशान करने का, इसीलिए वो उसके ऊपर सीधा चिल्लाना शुरू कर देता है। तुमको पता भी है अभी तुमने क्या किया है? कल ब्रदर सॉन्ग ने आधे घंटे का मेहनत किया था इसको हासिल करने के लिए। कल ब्रदर सॉन्ग ने आधा घंटा मेहनत किया था इसके रिजल्ट को फाइंड करने के लिए, जिसको तुमने अभी तुरंत तोड़ दिया। फांग को भी उसके लिए बुरा लगता है, इसीलिए वो तुरंत सॉरी बोलता है। इतना ही नहीं, वो कई बार बोलता है कि हाँ ये उसकी गलती है, उससे गलती से हो गया, लेकिन वो बंदा मानने को तैयार ही नहीं है। वो साफ साफ ये कह रहा है कि नहीं, तुमने जानबूझ के गिराया है। और यहाँ पर जांग बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। इन दोनों की बहस बढ़ने लगती है कि तभी सॉन्ग आता है और वो कहता है कि बस बहुत हुआ, बंद करो अब ये सब। लेकिन ट्विस्ट की बात यह है कि हमें यहाँ पर लगा था कि सॉन्ग फांग की साइड लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो उल्टा फांग के ऊपर ही चिल्ला देता है। फांग को बहुत बुरा लगता है और ये कहता भी है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता नहीं किस चीज की सजा मिल रही है। इवन जो अदर स्टूडेंट भी होते हैं वो भी ये कह रहे होते हैं कि तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। इन सब बातों से फांग बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला गया है और वो अपना फोन निकालता है और वो एप्लीकेशन चेक करता है और उसे ऐसा लगता है कि एंड्रयू शर्मा गया है, इसीलिए वो कोई भी मैसेज वगैरह नहीं कर रहा। इसीलिए वो सामने से मैसेज करता है कि गुड मॉर्निंग
मॉर्निंग, क्या तुम उठ गए? दूसरी तरफ से सॉन्ग का रिप्लाई आता है, लेकिन सॉन्ग ने तो एप्लीकेशन डिलीट कर दिया था ना, वो वापस से यहाँ पर ऑनलाइन कैसे आ गया? और वो ये मैसेज करता है कि तुम क्या कर रहे हो? वो बताता है कि आज सुबह सुबह ही एक बेवकूफ से टकरा गया, जिस वजह से मेरा पूरा दिन बेकार जा रहा है। क्या तुम मुझसे थोड़ी देर बात कर सकते हो, जिससे कि मेरा मूड थोड़ा सही हो जाए? सॉन्ग को पता है कि ये जिसको अभी इडियट बोल रहा है, या तो वो खुद ही है या फिर उसके लैब का कोई स्टूडेंट है। इसीलिए वो पूछता भी है कि क्या उस इडियट ने तुमको रुलाया? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे एक इमेजेस भेज कर दिखाओ। फांग बताता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है और मैं रो भी रहा था, लेकिन इमेज की बात पर वो लिखता है कि यहाँ पर आसपास बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए मैं आपको पिक्चर तो नहीं भेज सकता। वो एंड्रयू से पूछता है कि क्या तुम काम नहीं कर रहे? सॉन्ग इस बात पर झूठ बोल देता है कि नहीं, मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ। सॉन्ग इस बात पर उसको मैसेज करता है कि मैं काम ही कर रहा था, लेकिन मैंने देखा कि तुम बहुत सैड हो, इसीलिए मैंने काम से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लिया है। ये पढ़ने के बाद तो फांग बहुत खुश होता है, उसे लगता है कि यार इस बंदे को सच में मेरी फिक्र है। लेकिन यहाँ पर उसको थोड़ा सा शक भी होता है कि ये कल रात से थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है, मतलब आज वो भी सामने से अच्छे से रिप्लाई कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन कल ऐसा नहीं था। लास्ट में वो एंड्रयू को थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुमसे बात करके मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। लैब से वापस आने के बाद सॉन्ग को लगता है कि चलो अब माहौल शांत है। अभी उसके फोन पर उसके दोस्त का मैसेज आता है, जो कि एयरपोर्ट से निकल चुका था। जोहान की बात कर रहा हूँ मैं। वो उससे पूछता है कि तुमको वो एप्लीकेशन कैसी लगी जो कि मैंने तुम्हारे फोन में इंस्टॉल किया था? क्या तुमने अपना असली रूप ढूंढ लिया? यहाँ पर असली रूप का मतलब ये है कि तुम्हें लड़के पसंद है या लड़की पसंद है, क्या तुमने इस चीज को ढूंढ लिया? इस बात पर सॉन्ग कहता है कि भाई मैंने उस एप्लीकेशन को बहुत पहले ही डिलीट कर दिया है। तब उसका दोस्त कहता है कि भाई मैंने उस एप्लीकेशन पर 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया था, कम से कम उस पैसों का तो ख्याल कर लिया होता। सॉन्ग को यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लगता है और वो तुरंत उस एप्लीकेशन को वापस से इंस्टॉल करता है। लॉग इन करने के बाद उसको पता चलता है कि कल रात को उसका दोस्त जोहान उसके अकाउंट से फांग से बहुत सारी बातें की थी, और ये देखने के बाद सॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है और वो फांग को भी कहता है कि क्या ये लड़का कोई टेडी बियर है क्या? इसको मैं कल रात से परेशान कर रहा हूँ, मतलब रिप्लाई नहीं दिया, अच्छे से बात भी नहीं किया, लेकिन अभी भी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। पहले तो वो यहाँ पर अपना पासवर्ड वगैरह चेंज करता है ताकि उसका दोस्त मिसयूज ना कर सके। पासवर्ड बदलते ही जोहान का फोन आता है और वो कहता है कि भाई तूने पासवर्ड क्यों चेंज कर दिया? मैं अभी उस मुंह से चैट कर रहा हूँ, मुझे उसकी वॉइस बहुत पसंद है, इसीलिए जल्दी से पासवर्ड पहले जैसा करो। जोहान ये भी बताता है कि ये जो एप्लीकेशन है वो डिस्टेंस के हिसाब से मैच बनाता है, और अभी वो मुंह नाम का लड़का मेरे से बहुत दूर है, इसीलिए मैं अपने नाम से अगर आईडी बनाऊंगा भी तो उसका मैच नहीं आने वाला। और तूने तो कहा था ना कि तू इस एप्लीकेशन को डिलीट कर देगा, तो कर देना डिलीट भाई, मेरे को दे दे आईडी पासवर्ड, मुझे बात करने दे। और वो सब तो चलो ठीक भी है, और ये बता तुझे लड़के कब से पसंद आने लगे? सॉन्ग यहाँ पर बहुत ही सीरियस होकर बोलता है कि देख भाई, अगर तुझे इस एप्लीकेशन को यूज करना है तो अपना खुद का आईडी बना, मैं अपना आईडी नहीं देने वाला। जोहान गुस्सा होकर अपना फोन कट कर देता है, और जोहान जब इन दोनों की चैट पढ़ता है तो इसको रियलाइज होता है कि कल रात को ये दोनों ने बहुत बातें की हैं। दूसरी तरफ हम फांग को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहा है क्योंकि इसे एंड्रयू का रिप्लाई नहीं आया काफी देर से, इसीलिए वो उसे मैसेज करता है कि क्या तुम इतने बिजी हो कि मुझे एक रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो? यहाँ पर ये दोनों अभी लैब में ही हैं, तो लैब में ये दोनों अचानक से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और गलती से फांग सॉन्ग के हाथ को टच कर देता है, और इस बात से सॉन्ग अपने हाथ को बहुत ही अजीब तरीके से दूर खींच लेता है। और ये देखकर तो फांग को लगता है कि क्या कर रहा है ये, इतना अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? थोड़ी देर बाद सॉन्ग उसको रिप्लाई देता है कि यार मैं सच में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं तुमको अभी रिप्लाई नहीं कर सकता। तभी वहां पर बारिश होने लगती है और फांग कहता है कि यहाँ पर तो बहुत बारिश हो रही है, क्या तुमने छाता लेकर आया है? फांग कहता है कि हाँ मैं तो लाया हूँ। तो वो बताता है कि नहीं भाई, मैं नहीं लेकर आया हूँ, मुझे आज भीगते हुए जाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि क्या तब तक तुम इस लैब में नहीं रुक सकते जब तक बारिश खत्म नहीं हो जाता? इस बात पर वो जवाब देता है कि यहाँ इस लैब में मैं एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहता, यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खराब हैं, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, घर पहुंचकर तुमको टेक्स्ट करूंगा। सॉन्ग खिड़की के बाहर देखता है और बहुत तेज बारिश हो रही थी, और उसे वहां पर फांग भागते हुए दिखाई देता है बिना किसी छतरी के भीगते हुए। सॉन्ग ऐसा कुछ देखकर अपने आप में बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि इतनी बारिश में भी वो भाग गया, वो पक्का कहीं पास में ही रहता होगा, तो इस तरीके से घर के लिए भागा है। लेकिन हाँ, वो पूरी तरीके से भीग जाएगा। लेकिन इसका परेशान होने की वजह ये नहीं है, बल्कि ये है कि उसका ये इग्नोर करने वाला बिहेवियर फांग के लाइफ में इतना ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, इसको ये बात नहीं पता था। वो बंदा इस लैब में रहने की बजाय बारिश में भीगना पसंद करेगा। फाइनली फांग बारिश में पूरी तरीके से भीगने के बाद घर पहुंच जाता है। वो तुरंत गर्म पानी से शावर लेता है और सीधा बेड पर लेट जाता है एक छोटा सा नैप लेने के लिए, क्योंकि ये घर तक भागते हुए आया है, इसलिए काफी ज्यादा थक चुका था। दूसरी तरफ दोपहर ढल चुकी है और लैब में पूरा काम हो चुका है। कुछ स्टूडेंट सॉन्ग को बाय बोलते हैं और कहते हैं कि आज आपने बहुत मेहनत की, चलिए कल मिलते हैं। और लोगों के बाहर आते ही वो लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो लोग बाहर निकले वैसे ही बारिश होना बंद हो गई। दूसरे बच्चे बात कर रहे होते हैं कि अच्छा हुआ बारिश बंद हो गया, क्योंकि आज
आज वो लोग छाता वगैरह नहीं लाए थे, मतलब अगर बारिश होता तो उनको भीगते हुए घर जाना पड़ता। जब सॉन्ग इन सब बातों को सुनता है तो वो खामोश हो जाता है, लेकिन वो बाद में ये भी सोचता है कि उसको इन सब चीजों से क्या लेना देना, उसे तो सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए। वो क्यों इतना सैड फील कर रहा है उस लड़के के लिए। घर पहुंचने के लगभग 4 घंटे बाद सॉन्ग एंड्रयू बनकर उसको मैसेज करता है, क्या तुम घर पर पहुंच गए। फांग को जब वो नोटिफिकेशन आता है तो वो अपने नींद से उठते हुए उस मैसेज को देखता है और मुस्कुराता है और सोचता है कि पक्का ये इंजीनियर बहुत बिजी रहता है। तभी पूरे 4 घंटे बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं घर पहुंचा या नहीं। वो तेजी से अपना हाथ चलाते हुए रिप्लाई देता है कि हाँ मैं घर पहुंच गया और मैंने तो एक नींद भी ले ली। एंड्रयू पूछता है कि क्या बारिश रुक गई थी। तब वो कहता है कि अरे कहाँ, मैं तो पूरा भीगते हुए घर तक आया, लेकिन मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ कि बारिश खत्म हो गया है। मेरे पीछे ना बारिश का भूत लगा है, जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ बिना छाते के, पक्का उस दिन बारिश होना ही है। सॉन्ग उसकी इस स्टूपिड बात पर बहुत ही हंसता है, लाइक उसको ये सब बातें इंप्रेस कर रही हैं। फांग सोचता है कि क्यों ना इससे थोड़ा सा फ्लर्ट किया जाए, इसीलिए वो मैसेज में कहता है कि जब मैं लैब में था तब तुम मुझसे एक फोटो मांगे थे, अभी मेरे घर पर कोई नहीं है तो क्या अब तुमको फोटो चाहिए, मैं अभी एक फोटो ले सकता हूँ, क्या तुम्हें वो देखनी है। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मुझे वॉइस मैसेज में रिप्लाई करो, अगर तुम नहीं देखना चाहते तो मुझे नॉर्मली टेक्स्ट मैसेज करो। अब ये मैसेज करने के बाद वो बहुत ही दिल से इंतजार कर रहा होता है कि इसका रिप्लाई क्या आएगा। दूसरी तरफ सॉन्ग जब ये मैसेज पढ़ता है तो उसका तो दिमाग खिल जाता है और कहता है कि भाई ये लौंडा क्या मैसेज कर रहा है मुझे। वो नहीं चाहता कि बात और आगे बढ़े, इसीलिए वो टेक्स्ट नहीं करता, सीधा उसको वॉइस मैसेज भेजता है कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए तेरी फोटो। हम जैसे ही अब वॉइस मैसेज सुनता है वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि अगर तुमको नहीं चाहिए था तो तुम टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते थे, लेकिन तुमने वॉइस मैसेज भेजा, ऐसा क्यों। सॉन्ग उसकी इस मैसेज पे थोड़ा सा ब्लश करता है। अब अगले दिन सॉन्ग जब कंप्यूटर पर बैठकर अपना काम कर रहा होता है कि तभी उसका ध्यान जाता है फांग के ऊपर और उसे के पहली बार रियलाइज होता है कि एक्चुअल में फांग बहुत ही ज्यादा गोरा है। उसने जो डेटिंग ऐप पर अपनी फोटो लगा रखी है उससे वो कई गुना ज्यादा हैंडसम है। तभी उससे एक स्टूडेंट आकर पूछता है कि क्या तुम यहाँ से निकलने वाले हो। सॉन्ग जवाब देता है कि हाँ भाई मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। घर आने के बाद जब सॉन्ग अपना मोबाइल ओपन करता है तो वहां पर उसको एक प्रपोजल आया होता है। फांग ने उसे मैसेज भेजा था कि मैं इस वीकेंड सिटी में आ रहा हूँ, तो क्या हम दोनों कहीं मिल सकते हैं। और ये मैसेज सुनने के बाद सॉन्ग तो 2 मिनट के लिए काफी चौंक जाता है, लेकिन बाद में ये कह देता है कि नहीं भाई मैं नहीं मिल सकता क्योंकि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। और फोन को साइड में रखते हुए कहता है कि मुझे इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, मुझे एक बेपरवाह इंसान बनना पड़ेगा, लेकिन हाँ मैं इसके ऊपर नजर रखूंगा और जब इसका एंड्रयू के ऊपर से पूरे तरीके से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तब मैं ये एप्लीकेशन हमेशा के लिए डिलीट कर दूंगा। उसने एक पल के लिए ये सोचा था कि वो सीधा एप्लीकेशन ही डिलीट कर देगा, लेकिन उसको ख्याल आया अपने दोस्त का, वो वापस से उसके आईडी का मिसयूज कर सकता है, इसीलिए वो एप्लीकेशन डिलीट करना नहीं चाहता। फांग को जब सॉन्ग से ये रिप्लाई मिलता है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता, इसीलिए वो रिप्लाई करता है कि अगर तुम वीकेंड को भी काम करते हो तो क्या तुम शाम को फ्री हो। दूसरी तरफ वो अपने लैब के बारे में सोचता है कि वहां पे जो इन्वायरमेंट उसको लेकर है वो इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि उसकी नजर में बाहर जाकर कहीं दूसरी जगह मजदूरी करना ज्यादा इजी है। और वो ये सारी बातें एंड्रयू को बताता भी है कि उसके लैब में ये सब चल रहा है। वैसे तो सॉन्ग को ये बात पता चल चुकी है कि फांग लैब में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि वो इतने ज्यादा प्रॉब्लम में है तो उसे यकीन नहीं होता लैब के लोग जिसको खराब और बदनाम समझते हैं वो अंदर से इतना ज्यादा टूटा हुआ है। सॉन्ग चैट बॉक्स ओपन करके बस यही सोच रहा होता है कि फांग तुम किस तरीके के इंसान हो। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉन्ग का पास्ट देखते हैं। कहानी आधे साल पहले जाती है। टी यूनिवर्सिटी के कैंपस में सॉन्ग और उसका एक पुराना दोस्त ली वहां पर मिलते हैं। यहाँ पर ली बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसका सीट एक दूसरे स्टूडेंट को दे दिया गया है और ये जो ली है ये सॉन्ग का बहुत ही अच्छा दोस्त था। इसकी सीट जिसको मिली है वो और कोई नहीं बल्कि अपना फांग ही है। वो सॉन्ग से कहता है मुझे नहीं पता कि उस फांग ने ऐसी कौन सी जादू चलाया है जिससे कि मेरा सीट उसको मिल गया, लेकिन हाँ तुम उससे बच के रहना, तुम्हारा उन जैसे लोगों के साथ कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। वैसे तो सॉन्ग बहुत ही ज्यादा समझदार है, लेकिन कहीं न कहीं ली की ये बातें उसके दिमाग में घुस चुकी हैं। जब वो लैब में फांग को पहली बार देखता है जो कि एक एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर वहां पर नया नया आया था, तब उसे लगता है कि शायद ली सही कह रहा था क्योंकि फांग वहां पर आते ही सबसे बहुत ही ज्यादा घुलने मिलने लगा। एक्चुअल में घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था, मिल नहीं पाया था किसी से। फांग हंसकर सभी लोगों के पास जाता था और उनसे दोस्ती बनाने की कोशिश करता था। वो किसी भी टॉपिक पे लोगों से काम करने के लिए कहता था और कहता था कि क्यों ना हम साथ में एक प्रोजेक्ट ग्रुप बनाएं और अपना साथ में हम काम करें। सॉन्ग दूर से इन सभी चीजों को नोटिस करता है। उसे फांग का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा फेक और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दूसरों का अटेंशन लेना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ तब होती है जब फांग
सॉन्ग के पास आता है। सॉन्ग को ऐसा लगता है कि फांग के पास से एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही है, इसीलिए सॉन्ग उसके ऊपर चिल्ला देता है और कहता है कि कॉलेज में इतना ज्यादा परफ्यूम लगाकर क्यों आए हो? क्या तुम इस लैब के सभी लड़कों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, इसीलिए सब कुछ कर रहे हो ना? सॉन्ग ये सब बोलते समय बहुत ही गंदा बिहेवियर दिखा रहा था अपना। और क्या तुमको लैब में आते समय इतना ज्यादा परफ्यूम लगाने की जरूरत थी? ये सुनने के बाद फांग बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो खुद भी कहता है कि मैं इतना परफ्यूम लगाकर नहीं आया हूँ। और हाँ, ये बात मैंने भी नोटिस किया है कि इस लैब में ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने बहुत ही ज्यादा परफ्यूम लगा रखी है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। लेकिन सॉन्ग को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और यही वो मुलाकात थी जहां से दोनों बहुत बड़े दुश्मन बन गए। फ्लैशबैक खत्म होता है और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। कल रात को सॉन्ग फांग के प्रोफाइल पिक्चर पे जाता है और उसकी जो प्रोफाइल इमेजेस होती हैं वो उसको सेव कर लेता है। देखो यहाँ पर ये बात तो समझ में आ चुकी है कि सॉन्ग के अंदर फांग को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है। उसी रात को दूसरी तरफ हम फांग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि एंड्रयू अब उसको रिप्लाई नहीं दे रहा और वो मन में सोचता है कि ये लड़का इतना भाव क्यों खा रहा है। यहाँ पर एंड्रयू ने उसे फॉलो नहीं किया है, इसलिए वो कहता है कि अगर इसने अब मुझे फॉलो नहीं किया तो मैं इसे सीधा ब्लॉक कर दूंगा। फांग अपने दिमाग में एंड्रयू के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है कि एंड्रयू बहुत ही अजीब लड़का है, वो बहुत ही स्लो रिप्लाई करता है और कभी भी वॉइस मेल या कॉल नहीं करता। मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग दोस्ती नहीं करना चाहते वो ऐसे ऐप डाउनलोड ही क्यों करते हैं। लेकिन फांग हार नहीं मानता, वो एंड्रयू को लगातार लंबे लंबे मैसेज भेज रहा होता है, भले ही सामने से बस छोटा छोटा रिस्पॉन्स आता है जैसे कि ठीक है, ओके, इस टाइप के रिप्लाई। तभी वीकेंड पर एंड्रयू का मैसेज आता है और वो मैसेज ये होता है कि मैं बिजी हूँ, तुम बताओ क्या कर रहे हो। और फांग जब ये मैसेज पढ़ता है तो ये मैसेज पढ़ने के बाद भी बंदा बहुत खुश हो जाता है। किसी दिन फांग को ये पता चलेगा कि एंड्रयू की कोई गर्लफ्रेंड है, फिर भी बंदा खुश हो जाएगा क्योंकि भाई सामने से मैसेज तो आया। ये मैटर नहीं करता कि मैसेज अच्छा है कि खराब है, बस मैसेज आया है। उस एप्लीकेशन पर फांग ने कई सारे लोगों से बात किया था, उनमें से ही उसे कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं और वो मैसेजेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, एकदम ठरकियों वाले मैसेज थे। तुम समझ जाओ कि उसको मैसेजेस कैसे कैसे आ रहे हैं। फैंग तुरंत उन सारे मैसेजेस को डिलीट कर देता है। तभी एंड्रयू उससे कहता है कि तुमने तो रिप्लाई देने में बहुत वक्त लगा दिया, ऐसा तो तुम करते नहीं हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम बाकी सारे कॉन्टेक्ट को डिलीट कर रहे हो या फिर उनसे भी बात कर रहे हो एक साथ। तब फांग उसको यकीन दिलाते हुए कहता है कि नहीं बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ आपसे बात करती हूँ, मैं तो ये सब हरकतें नहीं करता, लेकिन क्या तुम बाकी सारे लोगों से बात कर रहे हो? और हाँ, जब एंड्रयू ने ये सवाल पूछा था कि क्या तुम कहीं और बिजी हो, तो उसको ये सवाल से बहुत अच्छा लगता है। इससे ये पता चलता है कि बंदे को फिक्र है उसकी। यहाँ पर ऐसे ही इनकी और बातें चलती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो किचन में चला जाता है खाना वगैरह बनाने के लिए। तब फांग एंड्रयू को मैसेज करता है और कहता है कि तुम देखना चाहोगे आज मैंने खाने में क्या बनाया है? तब एंड्रयू कहता है कि अरे नहीं, मैंने खाना खा लिया है, मुझे कुछ नहीं देखना। लेकिन थोड़े टाइम बाद वो पलट कर पूछता है कि वैसे तुमने बनाया क्या है खाने में? वो तुरंत उसको एक प्यारी सी फोटो क्लिक करके भेजता है। सॉन्ग जब ये इमेज देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो एक हल्की सी स्माइल पास करता है। वो उसे रिप्लाई करता है कि नॉट बैड। फांग ये मैसेज देखकर तो उछलने लगता है और कहता है कि मुझे तो पता ही था कि वो मान जाएगा। फांग थोड़ा सा सीरियस होकर टाइप करता है कि हम कब मिलेंगे। देखो, सॉन्ग यहाँ पर इस रिश्ते को खत्म करना चाहता है, लेकिन वो पूरी तरीके से फांग की इस दोस्ती की जाल में फंस चुका है। वो ना चाहते हुए भी उसकी हर छोटी छोटी चीजों में इंटरेस्ट दिखा रहा है। फांग जब मशीन पर बैठकर अपना बचा हुआ डेटा एनालाइज कर रहा था तो हमेशा की तरह उसको परेशान करने के लिए वहां पर जान आता है और वो अपनी खड़ूस चिड़ी हुई आवाज से फांग को आवाज लगाता है, क्या बस तुम ही इस मशीन को यूज करते रहोगे, हम लोग घर जाएं? मुझे अभी इस मशीन की जरूरत है, क्या तुम अपना काम 10 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हो? तुम्हें हर बार इतना वक्त लगाना जरूरी है क्या? जल्दी खत्म नहीं कर सकते अपना काम? फांग बेचारा ज्यादा कुछ बोलता नहीं है और कहता है कि ठीक है भाई, मैं कर रहा हूँ, मैं जल्दी कर रहा हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट। सॉन्ग वहां पर चलकर फांग के पास आता है और वो बस थोड़ा मोड़ा पास नहीं आता, बहुत ही ज्यादा पास आ जाता है। मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ फांग को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है और वो पीछे हटते हुए कहता है, आप हमेशा मेरे इतने पास क्यों आ जाते हो? लेकिन सॉन्ग बिल्कुल सीरियस वाले मूड में कहता है कि भाई मैं तो तेरी मदद करने आया हूँ, मैं बस देख रहा हूँ कि तुम्हारा एनालाइज प्रोसेस सही चल रहा है या नहीं। रियो की ये देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है। रियो की नहीं भाई, कॉलेज के अंदर जितने भी बच्चे थे ना, सब देखकर हैरान होते हैं कि ये क्या देखना पड़ रहा है उन्हें। उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सॉन्ग उसकी हेल्प करेगा। फांग को भी समझ में नहीं आता कि इतना अच्छा बिहेवियर वो भी किस वजह से। दूसरे दिन की शुरुआत होती है और फांग अपने कमरे में सुकून से बैठकर एंड्रयू से बात कर रहा है। फांग एंड्रयू से कह रहा होता है कि अभी तक तुमने मेरी पूरी चेहरा नहीं देखा है, तो बताओ मुझे क्या तुम देखना चाहते हो? तुम चाहो तो मैं अपने पूरे फेस की इमेज भेज सकता हूँ तुम्हें, लेकिन यार तुम तो मुझसे रियल लाइफ में तो मिलना ही नहीं चाहते, तो देखकर करोगे क्या मेरी इमेज? पर एंड्रयू वही अपना बेकार और घिसा पिटा रिप्लाई देता है कि मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ, मुझे
कोई फोटो नहीं देखना। इस इंसान ने पहले ही देख रखा है कि फांग कैसा दिखता है, उसको दोबारा से देखने की क्या जरूरत। फांग जब उसका ये मैसेज देखता है कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी है, तब वो उसके ऊपर रिप्लाई करता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं भी बहुत बिजी हूँ अपने पढ़ाई में, लेकिन तुमसे बात करने के लिए मैं टाइम निकाल लेता हूँ। लैब के बाहर रास्ते पर फांग चलते चलते टाइप कर रहा है, और जब सॉन्ग को ये बात पता चलती है तो वो उसको मैसेज करता है कि ऐसे चलते हुए रिप्लाई करना अच्छी बात नहीं है। फांग जैसे ही इस मैसेज को पढ़ता है वो रास्ते में ही रुक जाता है, और इतने से बात पर वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ये कितना ज्यादा प्यारा है, इसको मेरी कितनी फिक्र है। यहाँ पर कोई भी समझदार इंसान होता तो वो सबसे पहले ये सोचता कि इसको कैसे पता कि मैं सड़क पर चल रहा हूँ, लेकिन इस लड़के का बुद्धि काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो ये नहीं सोचता कि इसको कैसे पता चला कि मैं चल रहा हूँ, बल्कि वो ये सोचता है कि इसको कितनी मेरी फिक्र है। फांग कुछ सामान वगैरह लेने के लिए मॉल में जाता है, और वहां पर वो जो भी चीजें ले रहा है वो उन सभी चीजों की फोटो ले लेकर एंड्रयू को भेज रहा है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी चीजें लेना है भाई, रेगुलर यूज में जो चीजें होती है ना वो सब चीजें ले रहा है। और सॉन्ग को इन सब चीजों से इरिटेशन नहीं हो रही है, बल्कि बंदा खुश हो रहा है कि ये सब कुछ चीजें मुझे भेज रहा है। वो सोचता है कि ये लड़का कितना क्यूट है, अपना हर एक छोटा छोटा एक्टिविटी भी मुझे बता रहा है। फांग अपना जो भी सामान वगैरह खरीदा रहता है उस मॉल से, उन सभी चीजों का बिल बनाता है और मॉल से बाहर निकल जाता है। और अभी उसके हाथ में बहुत भारी बैग्स हैं। मॉल के बाहर भी ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं और इनका कन्वर्सेशन कुछ खास नहीं रहता, बस वो उसे पूछ रहा होता है कि क्या तुमने खाना खा लिया, और वो जवाब देता है कि हाँ मैंने खा लिया। तभी एंड्रयू उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कि तुम अभी घर कैसे जाओगे। वो जवाब देता है कि मैं हूँ गरीब इंसान, और गरीब इंसान बस से ही घर जाता है। एंड्रयू उसकी इस प्रॉब्लम को समझता है और कहता है कि क्या तुम कोई टैक्सी वगैरह नहीं बुला सकते। इस बात पर फांग जवाब देता है कि मेरे यहाँ से मॉल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं टैक्सी लूंगा तो वो मुझे बहुत महंगी पड़ेगी। इस बात पे सॉन्ग कहता है कि भाई तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या जिसके पास कार वगैरह हो, तुम चाहो तो उसे बुला सकते हो। फांग जैसे ही इस सवाल को सुनता है उसे अपने लैब के दोस्त याद आते हैं जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, ना ही उसे सही से बात करते हैं। इसीलिए वो एंड्रयू को बताता है कि मेरा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है, लेकिन इसको अभी कहाँ पता कि ये जिससे बात कर रहा है वो इसका ही एक लैब का दोस्त है। देखो अभी दोस्त तो नहीं कह सकते। फांग अपने भारी बैग को उठाकर धीरे धीरे एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रहा था, और वो यहाँ पर बड़ा थका हुआ नीचे देखते हुए चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो ग्लास डोर के पास पहुंचता है, वहां दूर सॉन्ग पहले से ही खड़ा है, और वो भी बहुत ही स्टाइलिश जैकेट पहने हुए। सॉन्ग यहाँ पर किसी का वेट करने का नाटक कर रहा है। सॉन्ग को वहां पर ऐसे खड़ा हुआ देखता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है कि ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। ये घबरा कर वहां से साइड से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि ये उसे फिर से परेशान करेगा। और हाँ, वो जाते टाइम हल्का सा पीछे मुड़कर सॉन्ग को देखता है। ऑफ कोर्स सॉन्ग बहुत हैंडसम है, तो जब वो मॉल के अंदर जाता है तो काफी सारी लड़कियां उसे देखती हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, इसको लड़कियां नहीं पसंद, तो इसको देखना बंद करो। खैर फांग बस स्टॉप पे बस आने का वेट कर रहा है, पर तभी उसको उसके मम्मी का मैसेज आता है। दूसरे देश में रहने की वजह से वो अपने बेटे को लेकर चिंतित है। वो बहुत ही प्यार से पूछती हैं कि बेटा तुम कैसे हो, क्या तुमने अभी रिसेंटली अपनी सिस्टर से बात किया है। फांग अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वो कह देता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे, आप मेरी टेंशन मत लिया करो। तभी वहां पर उसका बस आ जाता है और वो बस में जाके बैठ जाता है। लेकिन तभी उसको एंड्रयू मैसेज करता है कि क्या तुमको बस में सीट मिला। तो वो जवाब देता है कि हाँ मुझे बस में फ्रंट में ही सीट मिल गया है। अब हम देखते हैं सॉन्ग को, जो कि इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा ही सोच रहा है। उसने पहले ये डिसाइड किया था कि वो फांग को कोल्ड ट्रीटमेंट देगा। इसका पहले हफ्ते का प्लान ये था कि वो उसे कोल्ड ट्रीटमेंट देगा, लेकिन हाँ उसके ऊपर दूर से नजर भी रखेगा। लेकिन दूसरे हफ्ते में उसका ये प्लान बुरी तरीके से फ्लॉप होता है, और ये बात वो खुद एडमिट करता है कि इस हफ्ते उसने फांग से बहुत ज्यादा बात किया है। बल्कि उसका प्लान ये था कि वो उसे इग्नोर करेगा, लेकिन हो उल्टा रहा है। कहानी अभी तीसरे वीक में पहुंच गई है। दोनों के बीच दोस्ती ऑनलाइन बहुत गहरी हो चुकी है, मतलब लैब में ये अभी भी एक दूसरे से बात नहीं करते। अब हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहां पर सॉन्ग के सामने दो कपल्स आते हैं। एक्चुअल में ये सॉन्ग के दोस्त हैं। वो सॉन्ग से कह रहे होते हैं कि भाई क्या तुम मुझे अपना कार दे दोगे, हमें एक्चुअल में शॉपिंग करने जाना है। इस बात पर सॉन्ग कहता है कि अरे भाई तू कार की क्या बात कर रहा है, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि सॉन्ग इतना अच्छा कब से हो गया, तो इसका एक्चुअल में प्लान ये था कि ये मॉल जाएगा, क्योंकि वहां पर फांग भी आया हुआ है, तो ये टेक्निकली उसको देखने के लिए आया हुआ है। सॉन्ग को उसका दोस्त कहता है कि भाई जब तुम रियल लाइफ में किसी से बात करते हो तो अपने टोन को थोड़ा से दबाकर प्यार से बात किया करो प्लीज। उसका कहने का मतलब ये था कि तुम रियल लाइफ में बहुत ही खड़ूस तरीके से बात करते हो। सॉन्ग उसकी बात को बहुत ही सीरियसली तरीके से लेता है, लेकिन ये बंदा क्या दोस्तों के बीच दोस्तों से बात करेगा, क्योंकि उसे तुरंत फांग का मैसेज आता है और ये लोग वापस से ऑनलाइन कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। वो धीरे धीरे एंड्रयू के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगा है, इसीलिए वो उसे
अपने दुख के बारे में बताता है कि एक टाइम ऐसा था कि वो बहुत ज्यादा थक गया था और वो कम से कम 2 सालों तक सिर्फ बेड पे पड़ा रहा। और जब सॉन्ग को ये पता चलता है तो वो कहता है कि भाई ये बंदा कितना दुख और तकलीफ सहता हुआ आ रहा है। सॉन्ग अपने दोस्तों के साथ वापस घर आता है और आज ये बंदा बहुत थक गया है तो आते ही सीधा सोफे पे बैठ जाता है, लेकिन तभी उसको मुंह का मैसेज आता है। यहाँ पर मुंह का मतलब फांग है। इसने मुंह नाम से फेक आईडी बनाया है और वो उसे मैसेज करता है कि तुम बहुत थक गए होगे, आराम कर लो, मैं जा रहा हूँ शावर लेने, तो मैं थोड़े टाइम के लिए ऑफलाइन रहूंगा। दूसरी तरफ सॉन्ग जो कि बहुत ही शांत तरीके से एक बेड पर बैठा हुआ है और वो सोचता है कि ये वजह थी, मुझे उस टाइम उसकी लैब में हेल्प करनी चाहिए थी, मुझे उसकी परवाह करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। थोड़े टाइम बाद सॉन्ग अपना मोबाइल चेक करता है क्योंकि उसके मोबाइल पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। हाँ, ये सारे मैसेजेस फांग उसे कर रहा था क्योंकि ये नहा चुका है ना। फांग सॉन्ग के साथ बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहता है, इसीलिए वो अपने हाथ के कलाई के बारे में बताता है कि देखो ये कितना लाल है। अब ऐसा अजीब सा मैसेज उसने क्यों किया ये मुझे भी नहीं पता। मजाक मस्ती खत्म होता है और फांग उसके सामने एक शर्त रखता है। वो एंड्रयू से कंप्लेन करते हुए पूछता है, तुम मुझे कभी भी अपनी खुद की फोटो क्यों नहीं भेजते? ये तो गिव एंड टेक का मामला है ना, तुम अपना दिखाओ, मैं अपना दिखाऊंगा, फिर मजा आएगा ना। अगर मैं तुम्हें अपनी फोटो दिखाता हूँ तो तुम्हें भी मुझे अपनी फोटो दिखानी चाहिए। इसे ये भी लगता है कि सॉन्ग थोड़ा सा शर्मिला किस्म का इंसान है, इसीलिए वो उसे कंफर्टेबल करने के लिए कहता है कि तुम्हें अपना चेहरा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं मजाक कर रहा था, मैं भी एक नॉर्मल बंदा हूँ और मैं खुद बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अभी तुरंत अपनी एक फोटो भेजोगे तो मैं बदले में तुमको एक से ज्यादा फोटो भेजूंगा। मैंने अभी ईयररिंग पहनी हुई है और मैं तुम्हें दिखाऊं मैं ईयररिंग में कैसा दिखता हूँ। ओके, तो इस बंदे ने अभी अभी ये कहा कि ठीक है मुझे तुम अपना फेस मत दिखाओ, लेकिन अगले ही पल उसको वो ऑफर दे रहा है कि भाई प्लीज दिखा दे। दूसरी तरफ सॉन्ग जो इन सारे मैसेजेस को पढ़कर बोर हो रहा है, वो कह रहा है कि क्या भेजे जा रहा है ये बंदा, लेकिन हाँ उसको ये भी पता है कि वो अपनी खुद की इमेजेस उसको नहीं भेज सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो जो उसकी रियल आइडेंटिटी है वो उसके सामने आ जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि वो रियल लाइफ में वही खड़ूस सॉन्ग है। उसका दिमाग कहता है कि उसको फोटो नहीं भेजना चाहिए, लेकिन वो फांग को ईयररिंग में देखना चाहता है। वो स्क्रीन में देखते हुए कहता है कि प्लीज दिखा दो यार, प्लीज दिखा दो कैसे दिखते हो तुम ईयररिंग में। रात के 2:43 हो चुके हैं और यहाँ पर सॉन्ग पागल हो चुका है। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है, वो देखना चाहता है फांग की फोटो। वो अपने आप से कहता भी है कि तुम एकदम पागल हो चुके हो, लेकिन आखिरकार वो हार मानकर अपनी खुद की तो फोटो नहीं भेजता, लेकिन अपने बॉडी की फोटो भेज देता है। और इसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो उसे वो वाली इमेजेस भेज सके। अगली सुबह जब फांग अपने बेड से उठता है तब वो देखता है इन सारे मैसेजेस को। वो थोड़ा सा हैरान भी है, लेकिन उससे ज्यादा वो खुश है क्योंकि सॉन्ग ने सच में उसे अपनी इमेजेस भेज दी है। फोटो तो काफी अच्छी भेजी थी भाई ने, कोई भी इंप्रेस हो जाए। फांग उसकी तारीफ भी करता है कि यार तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है, तुम हमेशा काम पर रहते हो या जिम में, क्या राज है इतने अच्छे फिटनेस का, वैसे तुम्हारे शर्ट की साइज क्या है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि ये सोच रहा होता है कि फांग उसकी बॉडी देखकर उसको पहचान ना ले। तभी वो सॉन्ग से कुछ सवाल पूछता है, क्या तुमको मेरे जैसे लड़के पसंद हैं? हाँ, अगर तुमको पसंद नहीं होता तो तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों करते? प्रपोजल से मतलब ये है कि फाइंड ऐप पर जब उसने नोटिफिकेशन भेजा था उसे, तब यहाँ पर सॉन्ग ने उसे एक्सेप्ट किया, तभी इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। सॉन्ग का ये रिप्लाई सुनकर वो बहुत ही खुश होता है। उसको ये पता चल जाता है कि चलो एटलीस्ट सॉन्ग को भी वो पसंद है, लेकिन वो ये भी कहता है कि अभी उसकी दोस्ती सिर्फ ऑनलाइन चैटिंग तक ही सीमित है। लेकिन हाँ, उसे ये फील होता है कि अभी तक भले वो एक दूसरे से नहीं मिले हैं, लेकिन उनके बीच में एक बहुत ही गहरा कनेक्शन बन चुका है। फांग अब उसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करने लगा है, इसीलिए वो क्यूरियोसिटी में उससे एक सवाल पूछता है, सॉन्ग तुमने ये फाइंड ऐप इंस्टॉल क्यों किया? सॉन्ग सोचने लगता है कि इसका वो क्या जवाब दे, क्योंकि इसके पीछे तो उसके दोस्त का हाथ था। वो चैट पर लिखता है कि ये बहुत बड़ी कहानी है। तब वो कहता है कि फिर भी मुझे बताओ, मुझे जानना है। यहाँ पर सॉन्ग कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा है और वो उसे बताता भी है कि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर तुम इस कहानी को सच में जानना चाहते हो तो हम बाद में तुम्हें वॉइस कॉल करेंगे। फांग ने सोच रखा था कि सॉन्ग एक ऐसा इंसान है जो अपने सामने एक हमेशा दीवार बनाकर रखता है और बहुत कम बोलता है, लेकिन अचानक से ऐसे वॉइस कॉल का ऑफर आना ये थोड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, इससे वो खुश बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ में घबराया हुआ भी है। वो अभी वॉइस कॉल के लिए पूरी तरीके से रेडी नहीं है। बात को थोड़ा घुमाने के लिए सॉन्ग उससे कहता है कि तुम अपनी पुरानी डील याद करो और उसके हिसाब से तुम मुझे अपनी फोटो भेजो। शर्त के मुताबिक फांग उसे इमेजेस भेज देता है और उसको नोटिफिकेशन आता है कि योर फोटो इज हियर, प्लीज चेक। सॉन्ग अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ है और वहां पर वो कुछ काम कर रहा है अपने लैपटॉप पर, और वो फांग को कॉल करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल है। अगर वो अपनी असली आवाज में बात करेगा तो पकड़ा जाएगा। अगर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है तो उसे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, और वो जुगाड़ सेटअप भी कर लेता है। उसने अपना दिमाग लगाया और अपने पीसी में एक वॉइस चेंजर सेटअप कर दिया। वो सॉफ्टवेयर के मैनुअल को बड़े ही ध्यान से पढ़ता है और हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। इसमें लॉगिन करने के बाद आवाज अचानक से बदल जाएगी और सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि
वो कौन है। वो माइक्रोफोन पर अपनी वॉइस टेस्टिंग करता है और सॉफ्टवेयर को ऐसे एडजस्ट करता है ताकि आवाज बिल्कुल नेचुरल लगे, ये नहीं लगना चाहिए कि ऑडियो रोबोटिक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फांग को, जो कि इस कॉल की वजह से बहुत घबराया हुआ है। मतलब वो वॉइस कॉल के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा नर्वस है और हर बार बस वो उस कॉल के बारे में ही सोच रहा है। वो बेड पर लेटकर अपने आप से ही बात कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उससे किसके बारे में बात करूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो इस टाइम क्या कर रहा होगा। क्या वो भी बिल्कुल मेरे तरह ही नर्वस है? और वो ये भी सोचता है कि उसको किस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहिए ताकि एंड्रयू बोर ना हो जाए। और हाँ, वो बार बार अपने फोन पर नोटिफिकेशन चेक कर रहा है। तभी उसके कॉल पर फोन की रिंग बजती है। वो कॉल उठाता है और बड़े ही अच्छे से बोलता है, हेलो एंड्रयू। वो वॉइस चेंजर ऑन करके बहुत ही क्लियर और डीप वॉइस में बोलता है, हाँ मु बोलो। अब वॉइस चेंजर की वजह से उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा अच्छी और अट्रैक्टिव लग रही थी। बैकग्राउंड में कीबोर्ड की आवाज आ रही है, इसलिए वो उसे पूछता है कि क्या तुम इस समय काम कर रहे हो। वो जवाब देता है कि हाँ, मैं इस टाइम थोड़ा बिजनेस और ऑफिस के काम में बिजी हूँ। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ ऐसे एक कॉल पर तुमसे बात करके? और हाँ, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों अनजाने में ही सही लेकिन पहले मिल चुके हैं। ये सुनने के बाद तो सॉन्ग घबराने लगता है। उसको लगता है कि बस अब यहाँ पर तो उसकी आइडेंटिटी रिवील होने वाली है। लेकिन सॉन्ग एक्टिंग करते हुए कहता है कि अच्छा सच में? मुझे तो नहीं लगता। अगर हम कभी मिले भी थे तो तुमने बोला क्यों नहीं, मुझे पीछे से टोका क्यों नहीं? ये बोलने के बाद वो शांत हो जाता है और बात घुमाने के लिए उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे कलाई में अभी भी दर्द हो रहा है? फांग कहता है कि नहीं नहीं, अब ठीक है, वहां पे मुझे अब कोई भी दर्द वगैरह नहीं हो रहा। फांग अब उस एप्लीकेशन के बारे में बात करता है कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल, ये जो फाइंड डेटिंग ऐप है, इसकी बात हो रही है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर लोग दोस्त बनाने के लिए करते हैं। जिसको स्कूल और कॉलेजेस में दोस्त वगैरह नहीं मिल रहे हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। इसीलिए वो एंड्रयू से पूछता है कि क्या तुम अपने स्कूल टाइम में बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू या हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे, जो कि रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट, या फिर सीरियस होगा, जो कि रियल लाइफ में पक्का बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट होगा? इस बात पे वो जवाब देता है कि अरे नहीं, मैं तो बस ठीक ठाक था। क्या हुआ बताओ? यहाँ पर सॉन्ग को रियलाइज होता है कि अब उसे थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि बात थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल होते जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी आइडेंटिटी बहुत ही जल्दी बाहर आ जाएगी। कुछ टाइम इनकी ऐसे ही कॉल पर बातें चलती है, लेकिन तभी फांग कहता है कि मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं। अभी रिसेंटली जब मैं मॉल गया हुआ था तो मैंने अपने ही लैब के कुछ स्टूडेंट को वहां पर देखा और वो लोग वहां पर कार से आए थे और उनमें से किसी ने भी मुझे लिफ्ट के लिए नहीं पूछा। अरे लिफ्ट तो छोड़ दो यार, उन लोगों ने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की। मैं उनके लिए वहां बिल्कुल अनसिन था। लेकिन एंड्रयू, अगर तुम इस वक्त मेरे पास होते और अगर तुमने मुझे गले से लगा लिया होता तो मैं पक्का रो देता। इस बात पर सॉन्ग बिल्कुल शांत हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। बस वो याद करता है कि लैब में उसने भी तो फांग को बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट किया है। वो कभी भी उससे कुछ नहीं बोलता, हमेशा खामोश रहता है। आगे फांग पूछता है कि एंड्रयू, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं चाहते और तुमने आखिर ये डेटिंग ऐप यूज करना शुरू क्यों किया? अब वो सच तो नहीं बता सकता कि उसके दोस्त ने ये सब इंस्टॉल कर दिया था, इसीलिए वो धीरे से कहता है कि मैंने इसे गलती से इंस्टॉल कर लिया था। इस बात पर फांग कहता है कि अच्छा, गलती से इंस्टॉल हो गया था, मतलब तुमने गलती से रजिस्ट्रेशन भी कर लिया था? तब सॉन्ग कहता है कि अरे नहीं, लेकिन हाँ, हमारी मैचिंग बिल्कुल सही थी। फांग को सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए कहता है कि तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे आसपास तो कई सारे लोग होने चाहिए, लेकिन फिर भी तुम इस डेटिंग ऐप को यूज कर रहे हो, ऐसा क्यों? इस बात पर सॉन्ग हैरान होकर पूछता है कि क्या मैं सच में अच्छा हूँ, क्योंकि रियल लाइफ में मैं सबसे बहुत ही खड़ूस तरीके से पेश आता हूँ। तब वो कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंड्रयू रियल लाइफ में कैसा दिखता है। वो कभी रियल लाइफ में मिलते हैं तो बस एक दोस्त की तरह बातें करना चाहेंगे। तभी सॉन्ग को ऐसा लगता है कि अब इन सभी बातों को यहाँ पर रोकना चाहिए और अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एक नया झूठ बोलता है। अगली बार दूंगा, मैं तो अभी अपने बिजनेस ट्रिप पर आया हुआ हूँ 2 महीने के लिए, और हाँ, मैं बहुत ही जल्द यहाँ से वापस आऊंगा। तो इसने ऐसा झूठ इसलिए बोला था ताकि 2 महीने तक ये बंदा उसे परेशान ना करे मिलने के लिए, और ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। कॉल कटने के बाद भी वो दोनों टेक्स्ट पर एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं। फांग कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम जाओ आराम करो। कुछ टाइम बाद हम सॉन्ग को देखते हैं, जिसने झूठ तो बोल दिया था कि वो आउट ऑफ स्टेशन है अभी और वो 2 महीने बाद आएगा, लेकिन वो अभी इस झूठ में खुद फंस चुका है। और वो कहता भी है कि मैंने झूठ तो बहुत अच्छे से बोल दिया और खुद को थोड़ी देर के लिए बचा लिया है, लेकिन मैं ये वॉइस चेंजर सॉफ्टवेयर खरीदा ही क्यों था? मैं खुद ही अपनी बातों से उलटता जा रहा हूँ। तभी फांग की तरफ से उसको एक मैसेज आता है, गुड इवनिंग एंड्रयू। इसके बाद वो सीधा उसको कॉल कर देता है। इधर सॉन्ग सोच रहा होता है कि अगर उसने जल्दी से वॉइस चेंजर सेटअप नहीं किया तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। कॉल उठाने के बाद फांग सामने से बोलता है कि एंड्रयू, तुमको मेरी आवाज आ रही है? सॉन्ग इस बात का रिप्लाई देने में थोड़ा सा टाइम लेता है और अपना वॉइस चेंजर सेटअप करता है और उसके बाद बोलता है कि हाँ मु बोलो। फांग को लगता है कि शायद एंड्रयू किसी और काम में बिजी था। दूसरी तरफ सॉन्ग, जो कि ये सोच रहा होता है कि चलो अच्छा है कि मैं पकड़ा नहीं गया। ये सब कुछ इतना जल्दीबाजी में हो गया कि सॉन्ग बहुत डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो वॉइस चेंजर सॉफ्टवेयर है वो सही से काम ही ना करे, क्योंकि उसे टेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। फांग पूछता है कि चलो एंड्रयू, बताओ कि तुम्हारी फ्लाइट आज कितने बजे की है? क्या तुम अभी एयरपोर्ट के रास्ते पर हो? तुम आज जाने वाले थे ना उस
बिजनेस ट्रिप के लिए, तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ देता हूँ। सॉन्ग ये सुनने के बाद तो उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले, क्योंकि वो तो कहीं जा नहीं रहा है, वो अपने ही कमरे में बैठा है, लेकिन झूठ बोल देता है कि नहीं मैं अभी रास्ते में हूँ। और तभी अचानक से फांग को पता नहीं क्या होता है कि वो कहता है कि चलो रहने दो, मैं एयरपोर्ट नहीं आ रहा हूँ, तुम आराम से अपने बिजनेस ट्रिप पे जाओ और जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और हाँ, इस टाइम सॉन्ग अपने क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा है। डेडिकेशन देख रहे हो बंदे का चैट करने के लिए। सॉन्ग फांग की बातों को सोचता है और उसे रियलाइज होता है कि भाई ये बंदा कितना अच्छा है, ये एक ऐसे बंदे के लिए एयरपोर्ट पर आने के लिए रेडी है जिससे इसने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं मिला। 4:50 हो रहे हैं और सॉन्ग अपने सारे दोस्तों के साथ रूम से बाहर आता है, मतलब अपने लैब से बाहर आता है, और वो यहाँ पर अपने झूठ को पक्का करने के लिए वो उसे एक मैसेज भी करता है, मतलब वो एक मैसेज करता है फांग को, मुझे जहाँ जाना था मैं वहां पर आ गया हूँ। इस बात पर फांग उसे तुरंत मैसेज भेजता है कि क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर सॉन्ग अपने दोस्त के साथ कार में है। उसका एक दोस्त पूछता भी है कि क्या भाई क्या दिक्कत हो गया, पर सॉन्ग उसकी बातों को बदलते हुए कहता है कि भाई मुझे बाहर जाना है और एक कॉल करना है। उसके दोस्त भी कहते हैं कि ठीक है भाई जाओ कर लो कॉल। सॉन्ग कॉल करता है फांग को और पूछता है कि हाँ बताओ क्या हुआ। फांग पूछता है कि क्या तुम अभी किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो, तब वो जवाब देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अभी फ्लाइट से उतरा हूँ, लेकिन हाँ अभी वो कार पार्किंग जैसी चीजों में बिजी है, लेकिन वो चाहे तो वो चैटिंग से कनेक्ट रह सकता है। फांग ये पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि वहाँ पर मौसम कैसा है। अब सॉन्ग तो वहाँ पर गया नहीं है, इसलिए उसको तो नहीं पता कि भी मौसम वगैरह कैसा है, इसलिए वो गूगल खोलता है और देखता है कि वहाँ का क्या हाल है, और वो बताता है कि नहीं यहाँ पर बहुत धूप है, कोई भी बारिश वगैरह नहीं होने वाली। तब फांग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने अभी बादल देखा है और मुझे ऐसा लगता है कि कल बारिश होगी, तो तुम प्लीज अपने साथ एक अम्ब्रेला रख लेना। सॉन्ग कहता है कि अच्छा ठीक है, और भी कुछ। सब वो कहता है कि अरे नहीं चलो बाय बाय। सॉन्ग यहाँ पर अपना गाड़ी वगैरह पार्क करता है और वो कहीं जा रहा होता है तो उसको तुरंत मैसेज आता है फांग का, हेलो मैं अभी एक रेस्टोरेंट में आया हूँ और यहाँ पर खाना बहुत बढ़िया है, और जब तुम यहाँ पर वापस आओगे तो हम साथ में चलेंगे इस जगह पर खाना खाने के लिए। अब हम रेस्टोरेंट में देखते हैं फांग को, और वो यहाँ पर अपना मोबाइल साइड में रख देता है और सोचने लगता है कि यार ये लोग खाना लाने में इतना लेट क्यों कर रहे हैं, मतलब कुछ दूसरा डिश होता है जिसको वो ऑर्डर किया था और वो आने में काफी लेट हो रहा है। और तभी उस रेस्टोरेंट में आता है सॉन्ग। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फांग उनको देखता है और अपने मन में सोचने लगता है कि यार ये लोग फिर से आ गए यहाँ पर, ये यहाँ पर भी मुझे परेशान करेंगे। सॉन्ग लगातार फांग को देखे ही जा रहा होता है कि तभी उसका दोस्त कहता है कि भाई क्या दिक्कत हो गया। तब सॉन्ग कहता है कि अरे कुछ नहीं, चलो फ्रंट डेस्क पे चलते हैं। सॉन्ग और उसके दोस्त खाना खाने के लिए ऊपर जाते हैं, लाइक ऊपर जो है शायद बिजनेस क्लास है। फांग ये देखता है और कहता है कि चलो अच्छा है कि ये लोग ऊपर चले गए, अब ये लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे। अपने मूड को चेंज करने के लिए वो एंड्रयू के बारे में सोचता है। नेक्स्ट सीन में हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग बिल्कुल अकेला है और ये यहाँ पर रूम में बैठकर ये सोच रहा है कि जैसे मुंह ने मुझे अपनी फोटो भेज दी थी, क्या ये वैसे ही दूसरे लड़कों को भी तो भेज सकता है। यहाँ पर अपना बंदा थोड़ा सा इनसिक्योर है। वो ये भी सोचता है कि फांग आखिर किस किस लोगों से बात की होगी उस ऐप पर। अब वो अपने दोस्त जोहान को कॉल लगाता है। जोहान बेचारा जो कि आराम से सो रहा है, रात के लगभग 2:51 हो रहे हैं, लेकिन जब फोन का रिंग बजता है तो उस बंदे को उठना पड़ता है। जोहान को वो अपनी और एक और बंदे की फोटो भेजता है और कहता है कि चलो बताओ इन दोनों में से बेहतर कौन है। ये देखने के बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है और कहता है कि भाई रात के 2:51 हो रहे हैं, लेकिन तुझे ये कंपेयरिंग गेम खेलना है, क्या तू पागल हो गया है? आजकल तेरी नाइट लाइफ कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं हो गई है? यार मेरा आंख बहुत जल रहा है, मैं जा रहा हूँ सोने। और ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं फान को जो कि रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। तभी उसके सामने एक वेटर आती है और वो कहती है कि आपका दूसरा फूड भी रेडी है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है और ये कॉल उसके लैब से है। उसने इस वीक जो भी डेटा एनालाइज किया था उसमें उसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है और इसीलिए उसे तुरंत लैब आना होगा। वो वेटर कहती है कि मास्टर आपका खाना रेडी हो चुका है और हाँ आई एम सो सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया लाने में। लेकिन फांग कहता है कि ये सब छोड़ो, बिल लेकर आओ, मुझे पेमेंट करनी है। अब उसे हम लाइब्रेरी बिल्डिंग में देखते हैं और यहाँ पर वो अपने आप से कह रहा होता है कि वो इतना अनलकी क्यों है। लैब में आने के बाद वो उन सब चीजों को चेक करता है जिसमें उसको बताया गया था कि आपके इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जब वो चेक करता है तो वो अपने दूसरे टीममेट को बताता है कि मैंने पूरा चेक कर लिया है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को तुम्हारा पार्ट फिर से चेक करना चाहिए। तभी उसका दोस्त कहता है कि अच्छा ठीक है रुको मुझे देखने दो। वो बंदा कहता है कि आई एम सो सॉरी मिस्टर फांग, हमें ऐसा लगा था कि प्रॉब्लम आपके पार्ट्स में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका पार्ट अच्छे से काम कर रहा है, एक्चुअल में प्रॉब्लम हमारे सिस्टम से ही था। फांग इस बात पर कुछ नहीं बोलता और कहता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार ध्यान देना। मैं होता तो वहीं उन्हें कच्चा खा जाता और कहता कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, मैं अपना खाना छोड़कर आया हूँ और यहाँ आने के बाद ये पता चलता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी। जब वो वापस घर जा रहा होता है तो उसे बहुत ठंड लग रही है और तभी उसे एक कॉल आता है और वो कॉल देखते ही सोचता है कि अरे यार मुझे वापस से ये मत बोल दो ना कि उन लोगों को वापस से प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज में। लेकिन ये कॉल तो अपने लड़के एंड्रयू का होता है। वो कॉल उठाता है और सामने से सॉन्ग पूछता है कि क्या तुमने खाना खा लिया। फांग अपने दिमाग में अभी भी वही सब चीजें सोच रहा होता है कि कैसे वो एंड्रयू के साथ बैठकर एक साथ खाना खाएगा और उसे वो अपनी फेवरेट डिश खिलाना चाहता है, लेकिन वो उसे कुछ बोलता नहीं है। तभी सामने से मैसेज आता है कि क्या तुम बिजी हो। तब फांग ये सब पूरी
पूरा इंसिडेंट बताता है कि कैसे उसको वापस से लैब में आना पड़ा अपना खाना छोड़कर। सॉन्ग पूछता है कि क्या तुम अभी भी लैब में हो, तब वो बताता है कि नहीं मैं लैब में नहीं हूँ, मैं वापस घर जा रहा हूँ। और हाँ तुम बताओ क्या तुमने खाना खा लिया? सॉन्ग कहता है कि हाँ मैंने खा लिया। तुम बताओ रेस्टोरेंट कैसा था? फांग कहता है कि अरे यार मुझसे मत पूछो वो रेस्टोरेंट कैसा था, मुझे नहीं पता, बस मैं वहां पर एक सूप पिया और बस चला आया, मैं अभी भी भूखा हूँ। तभी उसके पेट से आवाज आती है और वो कहता है कि अभी उसको खाने की जरूरत है, चलो अभी बाहर बहुत ठंड है, मैं जैसे ही घर पर पहुंच जाऊंगा तुम्हें इन सब चीजों के बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ। रास्ते में वो जाते समय एक चीज नोटिस करता है कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है और ये बात फांग भी नोटिस कर लेता है। वो ये भी सोचता है कि वो ज्यादा सोच रहा है, हो सकता है कि ये लोग भी उसी रास्ते से घर जा रहे हो जिस रास्ते से मैं घर जाता हूँ। लेकिन काफी देर हो जाता है और वो कार स्टिल उसको फॉलो कर रही है। और अब यहाँ पे फांग की थोड़ी सी फटने लगी है। उसने रिसेंटली कुछ न्यूज पढ़ा था जहाँ पे उसके ही सिटी से कुछ लोग गायब हो रहे हैं। बंदा सीधा 911 को कॉल मिलाने के लिए रेडी होता है, लेकिन वो उसको कॉल मिलाने की बजाय सीधा कॉल मिलाता है एंड्रयू को। वो उसको बताता है कि एक कार है जो कि मेरा पीछा कर रहा है, मुझे अभी क्या करना चाहिए, क्या मैं कॉल करूं पुलिस को? तब एंड्रयू उसी कार में बैठकर उसको रिप्लाई देता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो गाड़ी तुमको फॉलो ही कर रही है, किस टाइप का कार है वो? और बंदा कार में पीछे बैठकर उसको भागते हुए देख रहा है। फांग बताता है कि वो बंदा मेरे से थोड़े डिस्टेंस पर गाड़ी चला रहा है, अराउंड मेरे से 10 मीटर पीछे है और मैं अभी सही से कार का नंबर वगैरह नहीं देख पा रहा हूँ। सॉन्ग समझ गया है कि वो उसे काफी डरा चुका है, इसीलिए वो सीधा अपना कार मोड़ लेता है और फांग उसको बताता भी है कि ओ जस्ट अभी उसने अपनी गाड़ी मोड़ ली। सॉन्ग पूछता है कि अभी तुम अपने घर से कितनी दूरी पर हो? तब वो बताता है कि अरे नहीं बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ, लेकिन क्या तब तक तुम मेरे साथ ऐसे ही कॉल पर रहोगे? मैं बहुत ज्यादा डर चुका हूँ। तब वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कॉल पर हूँ, तुम टेंशन मत लो। थोड़ी देर बाद वो अपनी बिल्डिंग में आता है और वो कहता है कि थैंक गॉड मैं सही सलामत पहुंच गया। वो एंड्रयू को भी बताता है कि मैं यहाँ पर अच्छे से घर आ गया, थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए जब मैं काफी डरा हुआ था। सॉन्ग कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन हाँ ये शहर सही नहीं है रात के लिए, तो अगली बार अकेले घर से बाहर मत निकलना। भाई तूने खुद उसको डराया है। सॉन्ग को नोटिफिकेशन आता है कि जो फूड आपने बोला था वो रेडी हो चुका है। वो फांग को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाने ऑर्डर किए हैं। इस बात पर फांग कहता है कि अरे नहीं इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे भूख नहीं लगी है। तब भी वो कहता है कि नहीं तुम जल्दी से मुझे अपना एड्रेस भेजो। फांग यहाँ पर एक अजीब सा बात बोलता है कि तुम अभी इस चीज का अपॉर्चुनिटी उठाना चाहते हो, तुमको मुझे डरा हुआ देखना है। सॉन्ग कहता है कि क्या ये पॉसिबल भी है, मैं अपने शहर से बाहर हूँ अभी। तभी उसको एक साउंड आता है और फांग पूछता है कि मुझे अभी कार इंडिकेटर का साउंड आया, क्या तुम अभी कार में हो? और ये सुनते ही अपने भाई का तो कुछ ऐसा मुंह बन जाता है, इसीलिए वो बहाना बना देता है कि अभी उसे कंपनी ब्रांच के ऑफिस में जाना है। फांग कहता है कि ठीक है जाओ, अभी मैं अभी अपने रूम में हूँ, लेकिन हाँ मैं तुमसे दोबारा बात करूंगा जब भी तुम फ्री हो जाओगे। थोड़े टाइम बाद एक फूड वाला फांग के पास आता है कुछ खाना वगैरह लेकर, जो कि सॉन्ग ने ऑर्डर किया था। अब हम देखते हैं फांग को खाते हुए, और सॉन्ग ने इसे खाने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी चीजें नहीं दी है। इस टाइम भी ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। फांग पूछ रहा होता है कि क्या तुम अभी भी काम कर रहे हो? ठीक है तुम अपना काम कर लो, मैं जा रहा हूँ खाने। इस बात पर सॉन्ग कहता है कि तुमको खाना चाहिए, वैसे भी तुम बहुत ज्यादा पतले हो। इस बात पर फांग सोचता है कि अच्छा मैं सच में स्किनी हूँ? मैं उतना भी ज्यादा स्किनी नहीं हूँ, तुम स्किनी हो। वैसे भी तुमने अभी तक मुझे सही से देखा कहाँ है? अच्छा जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो क्या तुम मुझे वीडियो कॉल करोगे? पर उसकी तरफ से हम देखते हैं कोई भी रिप्लाई नहीं आता। थोड़े समय बाद ये समझ जाता है कि हो सकता है कि सॉन्ग वीडियो कॉल पर नहीं आना चाहता, इसीलिए वो कहता है कि अरे जाने दो यार कोई बात नहीं। खाना वगैरह खाकर फांग आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी उसको एक नोटिफिकेशन आता है। उसे लगता है कि कोई स्पैम मैसेज होगा, लेकिन ये मैसेज होता है एंड्रयू का। एंड्रयू अभी अपने होटल पहुंच चुका है। तब वो कहता है कि क्या ये सही टाइम है? अब तुम लोग पूछोगे कि किस काम का सही टाइम है, गलत मत समझना, वीडियो कॉल करके पूछ रहे हैं वो लोग। सॉन्ग जवाब देता है यस करो वीडियो कॉल। फांग को देखते हैं जिसने वीडियो कॉल करने के लिए पूरा सेटअप बना रखा है। वीडियो कॉल इनविटेशन सेंड करता है और मन में सोच रहा होता है कि बस उसे नॉर्मल एक्ट करना है, ज्यादा हाइपर नहीं होना। एंड्रयू कॉल उठाता है और सीधा फांग अपने कपड़े खोल देता है, मतलब कपड़े खोल के ये दिखा रहा होता है कि मैं उतना भी स्किनी नहीं हूँ जितना तुम कह रहे थे मुझे। लोग गलत समझ लेते हैं, मुझे बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है। बाद में उससे ये भी पूछता है कि तुम तो बहुत लेट आए होटल में, क्या तुम ठीक हो अभी? सॉन्ग का यहाँ पर कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो बस ये बोल रहा है कि ये बंदा कितना क्लोज है, मतलब अपने फोन के कितना क्लोज है, क्योंकि उसकी चीजें दिख रही हैं। सॉन्ग बेचारा बस कैसे भी अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो इससे ये भी नहीं रहा है। ये छोटा सा रिप्लाई देता है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा थका हुआ नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। फांग सोचता है कि यार मैं कितना ज्यादा बोलता हूँ और इसे देखो बस ये छोटा छोटा रिप्लाई देगा। इसीलिए वो उसे पूछता है कि क्या तुमको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा अनोइंग हूँ? सॉन्ग तुरंत कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फांग कहता है कि तुम्हें अपने आप को बहुत ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है मुझसे बात करने के लिए, मुझे पता है कि तुम बहुत कम बोलते हो और मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ और ये मेरे लिए ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। और हाँ ये देखो मेरा ईयर रिंग कैसा लग रहा है? सॉन्ग रिप्लाई देता है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। फांग बात करना बंद कर देता है। तब सॉन्ग उससे पूछता है कि तुम अचानक से बोलना बंद क्यों कर दिए? और हमें दिखाया जाता है फांग को जो कि अब सो चुका है। सॉन्ग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेता है और हंसते हुए कहता है कि गुड नाइट। रात के 2 बजने वाले हैं और अभी भी सॉन्ग अपना काम कर
रहा है और इस टाइम भी वो बार बार सिर्फ उस वीडियो कॉल के बारे में सोच रहा है। जब ये लोग कॉल पर बात कर रहे होते हैं तब सॉन्ग ने एक सवाल पूछा था कि क्या तुम दूसरे लोगों को भी ऐसे ही वीडियो कॉल करते हो? तब फांग कहता है कि अरे बिल्कुल भी नहीं। और उसका नेक्स्ट सवाल होता है कि तुम ऐसे कपड़े पहनकर क्यों सोते हो? तब फांग कहता है कि तुमने क्या एक्सपेक्ट किया है मुझसे, मैं इतनी रात को भी कोई फॉर्मल कपड़े पहनकर सोऊं? और व्हाई आर यू जेलस? अच्छा, मैंने अभी एक चीज नोटिस किया कि वीडियो कॉल के दौरान सॉन्ग ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया था। नेक्स्ट डे अब हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की सॉन्ग से कह रही होती है कि ये टाइम आ चुका है इसको लॉन्च करने का। सॉन्ग इस पर का रिप्लाई देता है। वो फांग के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि कल रात को मैंने उसको बोला था जल्दी सो जाने के लिए, लेकिन उसने मुझसे मिडनाइट तक बात किया और यही रीजन है कि वो आज मॉर्निंग में नहीं आया है। मेरे हिसाब से अभी भी वो सो ही रहा होगा। बट तभी हम फांग को भागते हुए देखते हैं और ये भागते हुए आता है जो कि सीधा आकर सॉन्ग से टकरा जाता है। इसके हाथ में कुछ किताबें होती हैं जो कि नीचे गिर जाती हैं। सॉन्ग इसको पकड़ लेता है जिससे कि ये नीचे नहीं गिर पाता। इन दोनों को ऐसे पोजीशन में जब एक लड़की देखती है तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसने क्या देख लिया। ये वो फांग के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि क्या तुम सीधा चल नहीं सकते? लेकिन सॉन्ग उसकी तरफ कुछ अपनी ऐसी निगाहों से देखता है जिससे उस लड़की को ये रियलाइज हो जाता है कि नहीं, उसको फांग के खिलाफ अब एक्स्ट्रा नहीं बोलना। वो लड़की कहती भी है कि आज सुबह से मैंने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट देखी है, लेकिन ये जो मैं देख रही हूँ इसको मेरे ऊपर यकीन नहीं हो रहा। सॉन्ग ने अभी अभी मुझे अपनी धमकी वाली आंखों से देखा है कि अगर मैंने उसके खिलाफ और बोला तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सॉन्ग फांग की गिरी हुई किताबें उठाता है और उसको दे देता है और वो कह रहा होता है कि आई एम सो सॉरी, मैं बस थोड़ा सा जल्दी में था। सॉन्ग कुछ भी नहीं बोलता, बस उसको वो किताबें उठाकर दे देता है। फांग थैंक यू बोलता है और ये दोनों ही अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। जब सॉन्ग उस लाइब्रेरी से नीचे आ जाता है तब उसको एक मैसेज आता है। ये मैसेज फांग ने भेजा था। वो कह रहा होता है कि जैसा कि तुमने बोला था कि अपना बॉडी बॉस चेंज करो, और जब मैंने चेंज किया तो सच में मेरे लैब का एक आदमी बहुत ही अच्छा बन गया। अभी जस्ट उसने मेरी हेल्प की और मुझे मेरा बुक उठा कर दिया, और ये क्लासमेट मेरे से बहुत ज्यादा नफरत करता था पहले। सॉन्ग जब ये मैसेज पढ़ता है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। तब उसके बगल में जो एक लड़की होती है वो कहती है कि क्या दिक्कत है, तुम बहुत स्ट्रेस दिख रहे हो। तब वो कहता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है। लैब में हम फांग को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि मुझे आज ये एक्सपेरिमेंट खत्म करना पड़ेगा, लेकिन अभी रात के 7 बज चुके हैं, इसलिए वो थोड़ा स्ट्रेस में भी होता है कि अगर वो इतनी रात को अपने घर जाएगा तो हो सकता है कि कल रात को जो गाड़ी उसकी पीछा कर रही थी, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि आज मैं पूरी रात इसी लैब में रुकूं। तभी उसको मैसेज आता है सॉन्ग का और वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुमने खाना खाया। फांग बताता है कि आज उसको इस लैब में बहुत काम है, क्या वो पूरी रात यहाँ पर रुक के काम करे, क्योंकि मैं अकेले घर जाने से बहुत डर रहा हूँ। ये मैसेज भेजने के बाद वो थोड़ा टाइम वेट करता है लेकिन उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तब फांग कहता है कि हो सकता है कि वो बिजी है। लेकिन रात के 8:50 पर लाइब्रेरी के अंदर हम किसी को आते हुए देखते हैं और ये सॉन्ग होता है। इसको तो कुछ भी समझ नहीं आता कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है इतनी रात को। वो आता है, एक टेबल पे अपनी कुछ किताबें रखता है और चला जाता है। यहाँ पर फांग सोचता है कि उसे सॉन्ग से बात करनी चाहिए क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने उसकी हेल्प की थी। 20 मिनट बाद वो वापस से अंदर आता है। यहाँ पर फांग के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं कि क्या मुझे सॉन्ग से पहले बात करनी चाहिए, क्योंकि यही वो इंसान है जिसकी वजह से आज सभी लोग मुझे लैब में नफरत की नजर से देखते हैं। और ये बंदा कितना अच्छा है, अगर ये थोड़ा सा खड़ूस ना होता तो ये बहुत अच्छा होता। ये यहाँ पर इतना सोचते सोचते सो जाता है। सॉन्ग उसे बगल में खड़ा होकर उसको ही देख रहा होता है और सोचता है कि कितना प्यारा है ये, लेकिन सोने से तो काम नहीं चलेगा ना लाडले। इसीलिए वो वापस से उठकर काम करने लगता है। लेकिन बगल में सॉन्ग भी है जो उसके साथ साथ काम कर रहा है। फांग को कुछ समझ में नहीं आता कि ये बंदा कर क्या रहा है। वैसे ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये अच्छे से काम करता तो इसका पूरा फोकस अपने काम पर होता, लेकिन इसको इसकी पड़ी है कि सॉन्ग क्या कर रहा है। तभी वो पलटकर फांग की आंखों में देखता है और फांग की फट जाती है और वो तुरंत इसको इग्नोर करने के लिए अपने मोबाइल पे चैट करने लगता है। वो अपने अंदर बहुत हिम्मत बनाता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं जाकर उस आदमी से बात कर सकता हूँ, और वो उठकर जाता भी है उसके पास। सॉन्ग से कहता है कि एक्सक्यूज मी, मुझे वो टेस्ट ट्यूब बोतल चाहिए। सॉन्ग थोड़ा सा साइड हट जाता है, लेकिन फांग नोटिस करता है कि ये बंदा कितना क्लोज है उसके, इसे वो टेस्ट ट्यूब चाहिए होता है, वो ले लेता है। लेकिन तभी ऊपर से एक केमिकल उसके ऊपर गिरने वाला है। लेकिन जब तक सॉन्ग है वहां पर इसको किस बात की टेंशन। वो वापस से सॉन्ग को थैंक यू बोलता है। लेकिन अभी तुम जरा एक चीज नोटिस करो, ये दोनों कितना पास है। फांग पानी पीने जा रहा होता है, इसलिए वो सॉन्ग से पूछता है कि वो बाहर जा रहा है पानी लेने के लिए, तो क्या तुमको भी चाहिए। सॉन्ग कहता है कि हाँ ठीक है, ला देना। ये दोनों साथ बैठकर पानी पीते हैं। ये यहाँ पर गर्म पानी लेकर आया है और सॉन्ग इसको एक बार में ही पीते जा रहा है, इसीलिए वो कहता है कि आराम से पियो, ये बहुत गर्म है, तुम्हारा मुंह जल जाएगा। बाद में वो उससे ये भी पूछता है कि जब मैं आज मॉर्निंग में तुमसे टकरा गया था तो क्या तुम्हें हर्ट हुआ? मुझे लगा था कि तुम पागल हो जाओगे और मेरे ऊपर चिल्लाओगे, बट तुमने जो बिहेवियर दिखाया वो बहुत ही अच्छा था। बातचीत खत्म होता है, ये दोनों अपने अपने काम करने लगते हैं और अभी रात के 21:43 हो रहे हैं। तब वो सोचता है कि क्या सॉन्ग तुम अभी भी नहीं जाओगे अपने घर, और वो उससे पूछ भी लेता है कि बहुत रात हो गई है, तुमको घर नहीं जाना, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। इस बात पर फांग कहता है कि ओ मैं तो भूल ही गया, तुम तो बात ही नहीं करते, छोड़ो, तुमको रिप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ जो भी काम कर रहे थे करो। तभी सॉन्ग उसके पास आता है और उसके हाथ में एक कागज होती है
जिसके ऊपर लिखा होता है कि सेम तुम्हारे लिए भी यही क्वेश्चन है। इस बात पर फांग कहता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मुझे आज रात को यहीं पर रुकना पड़ेगा। सॉन्ग उस कागज पर लिखता है हाउ लॉन्ग मोर। फांग अपने डॉक्यूमेंट चेक करता है और बताता है कि लगभग 30 मिनट और। इसके बाद सॉन्ग लिखता है कि आई विल गिव यू अ राइड, मतलब मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। फांग मना करता है कि अरे नहीं नहीं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट पड़ जाएगा। थोड़े समय बाद जब फांग इसके बारे में सोचता है कि मैं गलत नहीं था, ये बंदा यहाँ पर सिर्फ मेरा वेट कर रहा है, तभी उसको एंड्रयू का मैसेज आता है और वो बताता है मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, मैं एक राइडर को कॉल करता हूँ तुम्हारे लिए। फांग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो क्लासमेट है वो मुझे घर तक छोड़ देगा। इस बात पर सॉन्ग एंड्रयू बनकर उसको मैसेज करता है कि तुमने ही तो बोला था ना कि तुम्हारे क्लासमेट अच्छे नहीं है, फिर अचानक से वो तुमको राइड कैसे दे रहा है। इस पर फांग रिप्लाई करता है कि हाँ तुम ये बात तो सही कह रहे हो, बट उधर से मैसेज आता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने अभी अपना बॉडी वॉश चेंज किया है ना, इसीलिए सब लोग अच्छे हो गए हैं। इस पर फांग कहता है कि वाओ एंड्रयू कितना स्मार्ट है। बाहर निकलकर वो एंड्रयू को कॉल करता है। सॉन्ग कॉल उठाता है और बोलता है कि हाँ बोलो। ये कहता है कि तुम इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो, मेरा जो क्लासमेट है वो मुझे घर तक छोड़ देगा, तुम टेंशन मत लो। सॉन्ग कहता है कि मैं कहाँ धीरे धीरे बोल रहा हूँ, चलो ठीक है, वो तुमको घर तक छोड़ देगा तो चले जाओ उसके साथ। ये रिप्लाई करता है कि क्या तुमको इससे कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहता है कि अरे नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ आराम से। ओके ठीक है, मैं घर पहुंचने के बाद तुमको कॉल करता हूँ। वैसे अभी तो मेरा क्लासमेट मुझे घर तक छोड़ दे रहा है, लेकिन जब तुम वापस से इस सिटी में आओगे तो क्या तुम भी मुझे ऐसे ही घर तक छोड़ोगे इतनी रात को। तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। फांग कहता है कि मैं नहीं चाहूंगा कि जो मेरा क्लासमेट है वो मुझे घर तक छोड़े, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बस मेरे घर तक छोड़ो और कोई भी नहीं। इस बात पर सॉन्ग पूछ लेता है कि ऐसा क्यों है कि तुम बस ये चाहते हो कि मैं ही तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ूं। इस पर वो बात बदलते हुए कह देता है कि जाने दो, मुझे अभी यहाँ पर बहुत काम है, चलो बाय बाय, मैं घर पहुंचने के बाद कॉल करता हूँ। यहाँ पर फांग अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगता है, मतलब जो उसका और एंड्रयू का एक साथ चल रहा है रिलेशनशिप, उसके बारे में सोच रहा होता है। वो लोग काफी समय से एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वो हमेशा बहुत शांत रहता है। वो कभी भी अपने प्राइवेट लाइफ के बारे में मुझे कुछ नहीं बताता, लेकिन जो भी हो मुझे उससे मिलना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो चाहे जैसा भी दिखता हो, चाहे जितना बेकार दिखता हो, हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जैसा मैं अभी हूँ उसके साथ वैसा बाद में भी रहूंगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं किसी इंसान के इतने क्लोज जा पाया हूँ। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि अपना प्रोफाइल देख रहा है। फांग अंदर सॉन्ग के पास आता है और उससे कहता है कि मेरा काम हो गया, अब हम लोग जा सकते हैं यहाँ से। अब ये दोनों एक साथ आते हैं सॉन्ग के कार के पास। और हाँ, यहाँ से थोड़ा सा सीखने वाली बात है, सॉन्ग ने फांग के लिए दरवाजा खोला कार का। इतना ही नहीं, वो गाड़ी पर चढ़ नहीं पा रहा था तो पीछे से उसने धक्का भी दिया। सॉन्ग कहता है कि जैसे ही हम स्कूल वाले एरिया को पास कर लेंगे मुझे बता देना कि तुम कहाँ पर रहते हो, मतलब अपना रास्ता बताते रहना मुझे। वैसे यहाँ पर फांग कितना चूतिया किस्म का लड़का है, क्योंकि कल रात को यही गाड़ी इसका पीछा कर रही थी जिस गाड़ी में अभी ये बैठकर जा रहा है, और ये बात उसे बिल्कुल भी पता नहीं चली। गाड़ी में भी ये बंदा सोने लगता है। सोचो इसे नींद से कितना प्यार है, ये गाड़ी में भी सो रहा है। लेकिन जब उसका घर आ जाता है तो सॉन्ग उसको जगाता है, तब वो बंदा उठता है और कहता है कि थैंक यू सो मच मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए, और हाँ सॉरी भी, मैंने आपको इतना लंबा इंतजार करवाया। तो वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, बाय बाय, घर जाओ अपने। फांग को कार का गेट खोलने नहीं आ रहा था, इसीलिए सॉन्ग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि बेटा ये वाला बटन दबाओ। चलो कैसे कैसे करके ये बंदा कार से बाहर निकलता है और अपने अपार्टमेंट में जाता है। घर पहुंचते ही वो एंड्रयू को मैसेज करता है कि मैं घर पे पहुंच गया। इधर दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने घर पे जा रहा है, और ये रास्ते में जाते समय गाड़ी नहीं चला रहा है बल्कि वापस से फांग के बारे में सोच रहा है। वो उस मोमेंट को याद कर रहा होता है कि कैसे वो उसके गाड़ी में बैठा हुआ था और वो बार बार उसके हाथ को टच करने की कोशिश कर रहा था। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं लाइब्रेरी का सीन, और यहाँ पर ये लड़की इसको देखते ही साइड हट जाती है। फांग कहता है कि थैंक यू यार। फांग लाइब्रेरी में आकर ये सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है अचानक से सॉन्ग को, जिसने उसका पूरा बिहेवियर चेंज कर दिया। इसने मुझे कल घर पे छोड़ा था, और वो लड़की जो मुझे हमेशा परेशान करती थी वो भी अब बहुत अच्छी हो गई है, और रिसेंटली एंड्रयू बहुत ही अजीब हरकतें करने लगा है। वो अब तो पहले से भी ज्यादा शांत हो चुका है। थोड़े टाइम बाद वो लड़की फांग के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या आज रात को तुम फ्री हो? सॉन्ग और मैंने ये प्लान बनाया है कि हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग को जाएंगे, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहोगे? फांग इस चीज को मना कर देता है और कहता है कि नहीं, आज रात को मैं बिजी हूँ, कभी और चलेंगे। तभी वहां पर हम देखते हैं सॉन्ग को आते हुए, जो कि वहीं पे खड़ा है, और ये काफी सैड है। अभी नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें बहुत समय बाद का सीन दिखाया जाता है। फांग लाइब्रेरी बिल्डिंग से बाहर निकल रहा है और वो देखता है कि हर इंसान किसी के साथ है और बहुत ज्यादा खुश है। अब वो अपना फोन निकालता है और चेक करता है मैसेज, लेकिन वहां पर उसको एंड्रयू की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया होता। लगभग पूरे 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया। उसे लगता है कि शायद उसने कोई गलती की है, इसलिए वो कहता भी है
कि तुम मुझे बताओ मैंने क्या गलती की है, मैं उसे चेंज करने की कोशिश करूंगा, तुम मुझे अचानक से अवॉइड क्यों कर रहे हो। कुछ दिनों बाद फांग अपने डेस्क पर लेटा हुआ है और सोच रहा होता है कि उसे एंड्रयू की तरफ से कोई न्यूज क्यों नहीं आ रही है। लेकिन तभी उसको एक नोटिफिकेशन आता है और ये उसकी मॉम होती है जिन्होंने उसको बोला है कि क्या तुमको पैसे मिल गए। तब वो कहता है कि हाँ मुझे मिल गए, लेकिन मैं बहुत ही जल्द आपको वापस कर दूंगा। तब उसकी मम्मी कहती है कि तुमको इन सब चीजों के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। तभी उसे एक प्रोफेसर का मैसेज आता है जो कि कह रहे होते हैं कि हमारे पास एक वैकेंसी खाली है, क्या तुम प्रोफेसर बनना चाहोगे। तुम्हारे अंदर ऐसी बहुत सी स्किल है जिसको हम लोगों ने नोटिस किया है और हमें ऐसा लगता है कि तुम हमारे लिए बेस्ट रहोगे, और हाँ साथ साथ तुम अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू रख सकते हो। ये सुनने के बाद तो फांग फ्रीज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि अब वो इसका क्या रिप्लाई दे, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। पहले वो उनको थैंक यू बोलता है और कहता है कि मैं आपको बहुत ही जल्द रिप्लाई देता हूँ। थोड़े समय बाद फांग का एक दोस्त उसको मैसेज करता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, और हाँ तुम्हारा बर्थडे भी तो आ रहा है, क्या प्लान किए हो इस बार। फांग भी कहता है कि अरे हाँ याद आया, मैं इन सब चीजों में इतना ज्यादा बिजी हो गया हूँ कि मैं तो भूल गया कि मेरा बर्थडे भी आ रहा है, और बर्थडे प्लानिंग के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। वो सोचता है कि उसको अकेले जाना पड़ेगा शॉपिंग के लिए, अकेले केक खरीदना पड़ेगा और अकेले इस रूम में आकर वो केक खाना पड़ेगा, क्योंकि इस शहर में उसका कोई भी दोस्त नहीं है। अब वो जब भी एंड्रयू को मैसेज करता है तो एंड्रयू सीधा उसको बोलता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अब ऐसे ही उसके बर्थडे का दिन भी आ जाता है और सभी लोग उसको मैसेज करते हैं, उसको विश करते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी लोग बस उसको मैसेज पर ही विश कर रहे हैं और वो बस में बैठकर सबको रिप्लाई किए जा रहा है। रास्ते में जब केक लेने के लिए जा रहा होता है तो वो सोचता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं खुद के लिए खरीद सकता हूँ, मैं बस एक केक खरीदूंगा और अकेले उसे खा लूंगा। और उधर दूसरी तरफ जब भी वो एंड्रयू को मैसेज करे उधर से कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा। केक खरीदने के बाद एक टेबल पर बैठकर वो सोच रहा होता है कि क्या कर रहा होगा अभी वो, आज मेरा बर्थडे है, मुझे वो करना चाहिए जो मेरा दिल करता है, मुझे अभी एक हेल्प की जरूरत है, मुझे केक के ऊपर वो वाला कैंडल लगाना है जिसके अंदर से स्पार्क निकलती है। तो लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहता है कि खैर छोड़ो, वो सीधा एंड्रयू को कॉल करता है। वो बोलता है कि अच्छा है आज तुम्हारा बर्थडे है। वो पूछता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। अरे तुम मेरे मैसेजेस का सही से रिप्लाई तो करते नहीं हो, बस जब भी मैसेज करो हमेशा कहोगे कि बिजी हूँ, मैं कैसे बता देता तुमको। अच्छा ठीक है मैं समझ गया। वो बोलता है कि अच्छा ठीक है चलो मैं समझ गया, मुझे कॉल करने के लिए थैंक यू, क्या तुमने आज अपना दिन एंजॉय किया। तब वो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बाहर गया था केक खरीदने के लिए और वो केक खरीद कर मैं अपने घर पर आया हूँ और मेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी नहीं है। हाँ लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल पर विश किया था, और हाँ मेरे पेरेंट्स और मेरे सिस्टर भी थे जिन्होंने मुझे विश किया। अब वो यहाँ पर अपनी सिस्टर के बारे में बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और अभी वो क्लास 12th में है। इस बात पर एंड्रयू कहता है कि तुम भी बहुत खूबसूरत हो, पर इस पर फांग सोचता है कि मैं चाहे जितना भी खूबसूरत हूँ लेकिन तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते और ना ही तुम मुझे पसंद करते हो। फाइनली एंड्रयू उसको हैप्पी बर्थडे बोलता है और ये उसे थैंक यू बोलता है। फांग यहाँ पर सोचता है कि वो उससे ये पूछे कि तुम फ्यूचर में किस तरह के इंसान को डेट करना चाहोगे, लेकिन बाद में कहता है कि छोड़ो जाने दो, मुझे अपना केक खाना चाहिए, चलो बाय। अब बंदा अपना चैन से केक खा ही रहा होता है कि तभी उसको एक मैसेज आता है। ये मैसेज सॉन्ग ने किया है और वो बताता है कि तुम्हारे एरिया में मेरी कार फंस गई है, मैंने किसी से तुम्हारा नंबर मांगा है, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, लेकिन क्या तुम यहाँ पर आकर मेरी हेल्प कर सकते हो। फांग जब ये मैसेज पढ़ता है तो वो कहता है कि अरे सॉन्ग को क्या हो गया, मुझे तो जाना पड़ेगा उसको बचाने के लिए। वो एक छोटा सा मैसेज उसको लिखता है कि ठीक है वेट करो मैं आ रहा हूँ। जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलता है वो सोचता है कि मुझे एग्जैक्ट जाना कहाँ है। तब सॉन्ग उसको एक एग्जैक्ट एरिया बताता है और जब वो वहां जाता है तो कार के बाहर सॉन्ग खड़ा होता है। वो एक दूसरे को देखते हैं और हेलो बोलते हैं। फांग ध्यान से गाड़ी को देखने लगता है और कहता है कि कहाँ प्रॉब्लम आई है। सॉन्ग प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है जो कि मुझे भी समझ नहीं आता, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। और इस बात पर फांग कहता है कि अच्छा बताओ फिर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मुझे कार ठीक करने में कोई एक्सपर्टी नहीं है, क्या हमें किसी और को कॉल करना चाहिए। तभी वहां पर एक सफेद कलर का खरगोश आता है और वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सॉन्ग अपना जैकेट उतारता है और फांग को पहनने के लिए देता है क्योंकि उसे काफी ठंड लग रही है। सॉन्ग उसको बताता है कि तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने कंपनी इंश्योरेंस वालों को मैसेज कर दिया है और अब वो लोग बताएंगे कि वो इस कार को कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन सॉन्ग उस इंश्योरेंस वालों से कह देता है कि आप लोग यहाँ पर आइए और इस गाड़ी को लेकर जाओ और इसे ठीक करने के बाद वापस मुझे दे देना। वो सब लोकेशन वगैरह भेज देता है। फांग कहता है कि तब तक हम बाहर वेट क्या करें, चलो तुम मेरे घर पर चलो। वो कहता है कि चलो ये भी ठीक है, बट वो बताता है कि देखो मुझे जज मत करना, मेरा घर ना थोड़ा सा गंदा रहता है, मतलब बहुत मैसी है, आई होप यू डोंट माइंड। रूम के अंदर आते ही फांग अपना जैकेट उतारता है और सॉन्ग को एक्सप्लेन करता है कि देखो ये चप्पल पहन लो क्योंकि ये ग्राउंड बहुत ठंडा है, अगर तुम इसको नहीं पहनना चाहते तो तुमको अपना जूता निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही अंदर आ जाओ। लेकिन सॉन्ग एक बहुत ही अच्छा इंसान है, इसीलिए वो अपना जूता निकालता है और उसका वो चप्पल पहन लेता है। फांग ने बोल रखा था कि उसका घर बहुत मैसी है, लेकिन जब सॉन्ग उसका बेड देखता है तो वो कहता है कि वाव ये कितना ज्यादा अच्छा है। वो उस टाइम को याद करता है जब उसने उसको वीडियो कॉल किया था, मतलब फांग ने एंड्रयू को वीडियो कॉल किया था, लेकिन एंड्रयू तो सॉन्ग ही है ना। साथ में वो ये भी सोचता है कि हमने एक दूसरे को कितना ज्यादा मैसेजेस भेजे हैं, लेकिन आज तक वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता। टेबल पर पड़ा हुआ केक को भी वो नोटिस करता है और उससे पूछता है कि क्या आज तुम्हारा बर्थडे है। जवाब देता है कि हाँ है, क्या तुम्हें केक चाहिए। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने
वाली है कि सॉन्ग अभी भी टेक्स्ट से बात कर रहा है। वो उसे पूछता है कि तुम्हारा विश क्या है, और इस बात पर वो ये जवाब देता है कि मुझे तुम्हारे कार इंश्योरेंस वाले कंपनी को अभी कॉल करना चाहिए। और ये रिप्लाई सुनने के बाद सॉन्ग को बहुत बुरा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये चाहता है कि वो उससे बहुत जल्दी दूर चला जाए। साथ में वो उसे एक पेपर लाकर देता है और वो कहता है कि इस पर लिखो, इस पर लिखना ज्यादा इजी होगा। फांग इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कर रहा है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सॉन्ग बैठकर केक खा रहा है। फांग बताता है कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी वालों से बात कर लिया है, उन्होंने 30 मिनट के अंदर किसी ट्रक वाले को भेजेंगे उसका कार पिकअप करने के लिए, और इस टाइम वो उसके लिए पानी वगैरह भी लेकर आया है। सॉन्ग के हाथ में यहाँ पर थोड़ा सा चोट लगा हुआ है, इसलिए वो पूछता है कि तुमको ये चोट कैसे लग गई। तब वो कहता है कि जब मैं जैकेट चेंज कर रहा था तब लग गया था थोड़ा सा। फांग उसके लिए चला जाता है कुछ दवाई वगैरह लेने के लिए, मतलब उसने अपने घर में ही दवाई रखी हुई है, वो उसको ही लेने गया है। फांग डॉक्टर बनने के बाद कहता है कि जल्दी से अपना हाथ टेबल पर रखो। अब ये दोनों ऐसे ही थोड़ी देर डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं। इन सब के दौरान फांग उसे पूछता भी है कि क्या तुमको दर्द हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। सॉन्ग अपने दोस्त को मैसेज करता है मेरी कार खराब हो गई है लेकिन मैं उसे खुद अपने घर ले जाऊंगा। तब उसका दोस्त कहता है कि क्या हो गया, सब ठीक है ना, मैं आऊं वहां पे। तो वो कहता है कि नहीं यार मत आओ, सब ठीक है। फांग पूछता है कि क्या तुमको ये केक खाना है या फिर मैं हटा दूं। इस सवाल का जवाब वो नहीं देता, बल्कि वो उससे पूछता है कि तुम्हारा विश क्या है। फांग को समझ में नहीं आता कि ये उससे विश क्यों पूछ रहा है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने अपने दोस्त को जो भी मैसेज किया था उससे कुछ बनता नहीं है। इंश्योरेंस वाली कंपनी एक ट्रक लेकर आती है और उसका कार लेकर चली जाती है। ऑफ कोर्स कार उठाने से पहले उन लोगों ने सॉन्ग को कॉल किया था, लेकिन सॉन्ग कॉल नहीं उठाता बल्कि ये फांग ही कॉल उठाता है। ऑफ कोर्स इन लोगों ने कार उठाने से पहले इन लोगों ने फांग को कॉल किया था, क्योंकि इसने ही इंश्योरेंस कंपनी वालों को कंप्लेन किया था अपने मोबाइल नंबर से। ये दोनों जाते हैं नीचे अपनी कार को देखने के लिए। फांग पूछता है कि अच्छा बताओ अब तुम वापस घर कैसे जाओगे। अभी सॉन्ग उससे पूछता है कि चलो साथ में खाना खाते हैं, बट फांग मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे जल्दी जाकर सोना है घर पर। तो अब थोड़ी सी कहानी में मजा आ रहा है, अब थोड़ा सा सस्पेंस बन रहा है। सॉन्ग कहता है कि अरे नहीं, तुमने आज मेरी बहुत हेल्प की है, इतना तो बनता है मेरी तरफ से। लेकिन लड़का कहाँ मानने वाला है। पूछने के लिए आपका थैंक यू सो मच, लेकिन आज मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे जल्दी से घर जाके सोना है। सॉन्ग एक टैक्सी को रुकवाता है। फांग जब घर पर आता है तो उसको एंड्रयू का मैसेज आता है और इन दोनों के बीच में काफी देर तक चैट होती है, लेकिन एंड्रयू उससे पूछता है कि तुम्हारा विश क्या है। फांग सोचता है कि आज मुझसे कई सारे लोगों ने बस यही सवाल पूछा है, ऐसा क्यों, मुझे उन सभी को क्या बोलना चाहिए। मैंने बहुत सारी विशेस मांगी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उनमें से कुछ भी होने वाला है। एंड्रयू पूछता है कि चलो बताओ अच्छा क्या क्या मांगे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उन बातों में से 1 या 2 प्रॉमिस तो पूरी कर पाओगे जो तुमने पहले मुझसे की थी। ये सुनने के बाद एंड्रयू सीधा उसको कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। अगर मैं बोलूं हाँ तो वो बोलता है कि मार्च में जो मूवी आ रही है क्या तुम उसको देखना नहीं चाहोगे, और तुमने बोला था ना कि तुमको एक्वेरियम में चलना है और फील करना है कि फिश कैसी फील करती हैं, और मुझे तुम्हारे साथ मार्केट जाना है और जाकर चाइनीज फूड खानी है। फांग नोटिस करता है कि एंड्रयू तो यूजुअली इतना नहीं बोलता, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही बोले जा रहा है। यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा सैड होता है, लेकिन वो सोचता है कि जो भी हो, एंड्रयू ने उससे ये सब कुछ बोला जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है। वो एंड्रयू से पूछता है कि चलो बताओ इनमें से सबसे पहले कौन सा करेंगे। तब इसका जवाब आता है कि पहले तो हम मिलते हैं। ओके, तो अब डिसाइड हो चुका है कि ये लोग मिलने वाले हैं। अब ये लोग थोड़ा सा और फालतू बातें करते हैं कि केक कैसा लग रहा है तुम्हें जो तुमने अभी खरीद कर लाए हो, मतलब ऐसी ही कुछ बातें होती हैं। फांग जो तुम्हारी विशेष हैं वो बहुत ही जल्द पूरी होने वाली हैं। अच्छा क्या हो अगर मैं सॉन्ग हूँ। फांग चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या क्या बोल रहे हो तुम। तब वो बात को घुमा देता है, कहता है कि अरे नथिंग, कुछ नहीं। यहाँ पर एंड्रयू थोड़ा सा ट्राई करता है फ्लर्ट करने के लिए, और वो बहुत ही पुराना और ओल्ड स्टाइल में कुछ कहता है। फांग हंसते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम 90s के जमाने का कोई लव बुक पढ़कर आ रहे हो। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है वो देखता है कि उसका दोस्त माल फूक रहा है और उसको चढ़ाते हुए कहता है कि अच्छा है तो तुम अभी डेट पर गए थे। बट वो कहता है कि इन सबसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, बताओ क्या प्रॉब्लम आ गई है। मैं ट्राई करूंगा उसको खोजने की, लेकिन क्या हो अगर वो सी सिटी में ना मिले। अब यहाँ पर ये क्या चीज खोजने की बात कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन सॉन्ग जब ये सुनता है तो वो उसको बहुत ही गंदी नजर से देखता है, मतलब घूर कर देखता है। खैर थोड़ी देर बाद ये लोग यहाँ पे कुछ पीते हैं। उसका दोस्त पूछता है कि अच्छा बताओ तुम अभी तो डेट पर गए हुए थे, तो क्या वो कोई लड़का था। तभी उसके गेट पर कोई आता है और वो कहता है कि ठीक है मैं गेट खोलने जा रहा हूँ, बट गलती से वो अपना मोबाइल वहीं पर भूल के चला जाता है। उसका दोस्त उसका मोबाइल उठाता है और कहता है कि चलो थोड़ा देखते हैं अपना भाई किससे बात कर रहा है, और वो ओपन करता है फाइंड ऐप और वहां पर एक वॉइस मैसेज आया हुआ है, और उस वॉइस मैसेज में था एंड्रयू आई वांट टू सी यू। वो आगे टाइप करता है और पूछता है कब। वैसे भी मैं इस लैब वाले काम से बहुत थक चुका हूँ और मैं इस वीक फ्री हूँ, और तुम्हारा क्या सीन है, तुम फ्री हो। तब वो रिप्लाई करता है कि वैसे तो मैं फ्री नहीं हूँ, लेकिन तुम चाहोगे तो मैं फ्री हूँ। ठीक है मैं कल टिकट बुक करता हूँ। टिकट का नाम सुनने पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि किस टिकट की बात हो रही है। इसको कुछ समझ में तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। सॉन्ग को उसके कुछ पड़ोसियों ने बुलाया था कुछ काम वगैरह देने के लिए। दोस्त की लंका लगाने के बाद ये बंदा देखो कितना चैन से बैठा हुआ है और बड़ा ही प्राउड होकर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक डेट बुक किया है। वो चिल्लाकर पूछता है कि क्या कह रहे हो तुम ये। वो जल्दी से उठकर मोबाइल चेक करता है और चैट पढ़ने के बाद वो उसे बहुत ही गुस्से वाली नजर से देखता है। तब उसका दोस्त कहता है कि क्या क्या कर दिया मैंने।
मैंने ऐसा। दूसरी तरफ फांग जो कि बड़े ही चैन से सो रहा है। कितना खुश है ये बंदा, साथ में गाना भी चलाया है। शर्मा रहा है कि कल जाएगा वो उसे मिलेगा। बंदा अपना बैग पैक करना स्टार्ट कर दिया है, कपड़े वगैरह पैक कर रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा श्योर होने के लिए वो उसे पूछ लेता है कि तुम कहाँ पर रहते हो और क्या कल तुम ओवर टाइम काम नहीं करोगे? मुझे बस एड्रेस भेज दो, मैं खुद ही होटल में आ जाऊंगा, तुमको मुझे लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद भी वो नोटिस करता है कि रिप्लाई नहीं आ रहा। ये बंदा कितना खुश होकर अपना बैग पैक कर रहा था, लेकिन हाँ रिप्लाई नहीं आया तो बंदा दुखी होकर बैठा हुआ है। तभी वो एक न्यूज के बारे में सोचता है जहां पर उसको ये पता चलता है कि ऐसे ही एक आदमी था जो दूसरे आदमी से ऑनलाइन बात करता था और उससे मिलने के लिए गया था, लेकिन जब वो लोग मिलते हैं तो उस आदमी के साथ बहुत ही गलत होता है। क्या एंड्रयू भी बिल्कुल वैसा ही होगा? वैसे भी आज से पहले तो हम लोग कभी मिले नहीं, इसीलिए वो एक मैसेज करने जा रहा होता है कि क्या तुम वीडियो कॉल कर सकते हो मिलने से पहले। सॉन्ग उसको मैसेज करता है और पूछता है कि क्या तुमने टिकट बाय कर लिया? जवाब देता है कि हाँ कर लिया। कौन से क्लास की? मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वेट करो, मैं चेक करके बताता हूँ। वो उसको पूरे डिटेल में बताता है कि कौन सा सीट है, कौन सा फ्लाइट है, सब कुछ। क्या कुछ दिक्कत हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? वो कहता है कि हाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, कल मैं तुम्हें पिकअप नहीं कर पाऊंगा। फांग को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। अभी थोड़े समय पहले ही तो बोला था कि वो फ्री है, इसीलिए वो सोचता है कि क्या तुम चाहते भी हो कि मैं आऊं वहां पर? अगर नहीं तो मैं अपना टिकट रिटर्न कर लेता हूँ। लेकिन यार वो टिकट तो वापस होगा ही नहीं, मैंने उसको तत्काल में किया था। सॉन्ग कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर आओ। अच्छा सच में? लेकिन मैं मिलने से पहले तुमको देखना चाहता हूँ। और ये बोलने के बाद बंदा एकदम शांत। फांग अपना खिड़की खोलता है और अपना पैर बाहर निकालता है। गलत मत सोचना, वो बाहर का मौसम देख रहा है क्योंकि कल उसे कहीं जाना है ना। नेक्स्ट डे हम फांग को देखते हैं कार के अंदर और वो एंड्रयू को बता रहा होता है कि अभी मैं कार में हूँ, तुम कहाँ पर हो? लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक लगी हुई है, मैं लगभग 40 मिनट से इसी में फंसा हुआ हूँ। अच्छा ये बताओ, जब मैं होटल में पहुंच जाऊंगा तो वहां मैं तुमसे कैसे मिलूंगा और मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा होटल कौन सा है? तो वो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं भी होटल के अंदर ही हूँ। रूम कार्ड तुमको फ्रंट डेस्क पे मिल जाएगी, बस वहां पर जाने के बाद तुम्हें रूम कार्ड मांगना पड़ेगा। उस होटल के अंदर जाता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं सॉन्ग को जो कि कुछ फ्लावर वगैरह खरीदने आया हुआ है। उसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि बिग ब्रदर आप क्या ये फ्लावर खरीदने वाले हो? तभी उस बच्ची की मम्मी वहां पर आ जाती है और कहती है कि बेटा ऐसे भागते नहीं है, और अगर ऐसा करोगी तो जो परियां हैं वो तुमसे नाराज हो जाएंगी और तुम्हारी सारी खूबसूरती छीन लेंगी। क्या बहाना है। खैर थोड़ी देर बाद सॉन्ग कहता है कि कौन ही फ्लावर खरीदे, छोड़ो। दूसरी तरफ फांग जो कि होटल में पहुंच चुका है, फ्रंट डेस्क से वो रूम कार्ड लेता है और अंदर जाता है। होटल के अंदर ऑलरेडी एंड्रयू है। बड़ा कंफ्यूज हो गया था यार यहाँ पर। तो फांग पूछता है कि लाइट कहाँ है, लाइट क्यों नहीं जल रही है? मैं यहाँ पर आते ही बहुत डर गया था, बट तुम तो बहुत अच्छे हो, काफी लंबे भी। मुझसे पूछता है कि तुम लाइट ऑन क्यों नहीं कर रहे हो, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो मुझसे? मेरे से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। और ये बोलते समय ये दोनों कुछ ज्यादा ही पास है और यहाँ इनका फर्स्ट किस होता है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि लाइट ऑन नहीं है और फांग अभी भी नहीं पहचान पाया है कि ये सॉन्ग है, क्योंकि अगर फांग को पता चला कि ये सॉन्ग है तो सब कुछ इतना नॉर्मली तो नहीं होगा। सॉन्ग उसे गोद में उठाता है और कहीं तो लेकर जाता है, लेकिन फांग उससे कहता है कि क्या तुम सच में अभी भी लाइट ऑन करना नहीं चाहोगे? क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते? फांग के दिमाग में बहुत सारी थिंकिंग चल रही होती है कि हो सकता है कि ये बंदा अंधा हो या फिर इसके फेस पर कोई स्कार है जो कि ये मुझे दिखाना नहीं चाहता, पर बाद में सोचता है कि छोड़ो जाने दो, कुछ प्रॉब्लम होगी। वो उसके फेस को टच करके कोशिश करता है कि वो देख सके कि इसका फेस कैसा है और नोज कैसे, ये सारी चीजें। पहले के जमाने में जब शादी हुआ करती थी तो जो कपल्स थे वो एक दूसरे को नहीं देखते थे। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे मॉडर्न टाइम में कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। सॉन्ग कहता है कि मैं बहुत अच्छा नहीं दिखता, अगर तुम मुझे देखोगे तो तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट फील करोगे और मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा दिखते हो। सॉन्ग आगे बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन फांग उसको कहता है कि कुछ भी करने से पहले हम लाइट ऑन करेंगे। इस बात पर सॉन्ग कहता है कि ठीक है जाओ लाइट ऑन कर लो, बट वो कहता है कि नहीं, अगर तुम लाइट ऑन नहीं करना चाहते तो मैं भी लाइट ऑन नहीं करूंगा। यहाँ पर इनके बीच में बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन तभी सॉन्ग को पता नहीं क्या होता है कि वो अचानक से उठता है और सीधा लाइट ऑन कर देता है। फांग शॉक हो चुका है, उसको यकीन नहीं होता कि अभी अभी उसने क्या किया। बस तुम लोग ये पैनल देखो, तुमको खुद लगेगा कि बंदा कितना ज्यादा शॉक है। वो सीधा रूम से बाहर भागता है, बट जाएगा भी कहाँ, तो वो सीधा वॉशरूम में जाता है और नहाने लगता है। नहाते टाइम वो उस मोमेंट को सोच रहा होता है जब वो उसे फर्स्ट टाइम किस किया था। सॉन्ग वॉशरूम के बाहर बस खड़ा होकर सोचे जा रहा है और वो कहता है कि कभी ना कभी तो ये बात उसको पता चलनी ही थी। मैंने बहुत सोचा था इसके बारे में कि जब फांग को पता चलेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। मैंने तो फांग का रिएक्शन इससे भी बुरा सोच रखा था, लेकिन जो भी है अब मुझे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये जो रियल सिचुएशन ऐसा आएगा ये मुझे ज्यादा एम्बैरेस करेगा। और बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अभी भी वो बाहर नहीं आया। तभी वो बाहर आता है और सॉन्ग उसको उसके जूते देता है। फांग जूते पहन रहा होता है, लेकिन तभी हम उसको देखते हैं उसके बॉडी पर ये निशान कैसा है। मुझे कोई कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करेगा कि ये निशान किस चीज का है। सॉन्ग बार बार फांग का नाम ले रहा होता है और उसको मनाने की कोशिश करता है। तब फांग कहता है कि क्या तुम प्लीज मेरा पूरा नाम ले सकते हो, और हाँ मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तब सॉन्ग उससे पूछता है कि क्या तुमने टिकट बुक किया है। वो जवाब देता है कि मैंने कार बुक किया है। सॉन्ग उसे समझाता है कि बहुत लेट हो चुका है, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला है। वो सीधा अपना बैग उठाता है और जाने लगता है, लेकिन तभी सॉन्ग उसका पीछे से हाथ पकड़ता है और उसे अपनी
अपनी तरफ खींच लेता है। फांग उसे धक्का देता है और कहता है कि प्लीज दूर रहो मुझसे। और इस टाइम वो बहुत ही बुरी तरीके से कांप रहा है। सॉन्ग को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये बंदा अकेले अपने घर जाएगा कैसे। इसीलिए वो कहता है कि ठीक है, तुमको मुझसे जितना नफरत करना है कर लेना, लेकिन ठीक है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फांग सॉन्ग की तरफ बहुत ही ध्यान से देखता है। उसने अपने दिमाग के अंदर जैसा इमेज बना रखा था एंड्रयू का, वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो सॉन्ग है। और धीरे धीरे जो एंड्रयू का इमेज है वो जा रहा है। इस समय हम सिर्फ फांग की आंखों में आंसू देखते हैं और वो चिल्ला के कहता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, बस जाने दो मुझे। ये बोलते समय भी वो बहुत ही ज्यादा रो रहा है। फांग अपना पूरा मूड बना चुका है कि उसे अब यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकना, लेकिन तभी उसके सामने सॉन्ग आ जाता है और उसे बताता है कि लाइट ऑन होने से पहले मैं अपने ही सपनों में था, जहाँ पर बस मैं ये सोचे जा रहा था कि मैंने एंड्रयू को बनाया है, मैं उससे कई गुना ज्यादा बेहतर हूँ और इस वजह से फांग मुझे डिजर्व करता है, ना कि एंड्रयू को। लेकिन मैं बिल्कुल गलत हूँ। तुमसे दोस्ती करने के मेरे पास लाखों तरीके थे, लेकिन उनमें से मैंने सबसे खराब वाला चूज किया। ये कहने के बाद वो उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन फांग अपना मुंह टेढ़ा कर लेता है, मतलब मुंह ऐसे घुमा लेता है। इतना बड़ा लेक्चर सुनने के बाद भी फांग रूम से बाहर निकल जाता है। एक आदमी जब उनको देखता है तो कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। इसीलिए एक आदमी फांग के पास आता है और पूछता है कि क्या आपको कोई असिस्टेंट चाहिए, लेकिन फांग कहता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन फिर भी वो आदमी बार बार पूछे जा रहा था कि आपको कोई भी जरूरत हो आप सीधा मुझे बताइए, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है कि सॉन्ग फांग के साथ जबरदस्ती करना चाहता है। लेकिन फांग भी उसे मना कर देता है। फांग सिर्फ लिफ्ट के सामने खड़ा हो जाता है, तब सॉन्ग बटन दबाता है ताकि लिफ्ट ऊपर आ सके। अब हम इसको देखते हैं बिल्डिंग के बाहर और सॉन्ग उसके पीछे पीछे जा रहा है, लेकिन आज बाहर बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए वो एक इंसान से पूछता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। तब वो कहता है कि जरा तुम उधर देखो, वहां से एक बहुत बड़ी तूफान आ रही है। फांग इस चीज को चेक करने के लिए अपना फोन निकालता है और उसे पता चलता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, और सोचता है कि भगवान भी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तभी सॉन्ग उसके पास आता है और कहता है कि प्लीज आज रात को तुम यहीं पर रुक जाओ, तो मॉर्निंग में चले जाना ना आराम से। जब सॉन्ग अपने सामने इतने सारे लोगों को देखता है तो वो उसे बहुत अजीब लगता है, मतलब डर लगने लगता है। उसे फील होता है कि सारे लोग बस उसको ही देख रहे हैं। सॉन्ग सोचता है कि वो फिर से उसका हाथ पीछे से पकड़े, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। और जैसे ही ये लोग बिल्डिंग के बाहर निकलते हैं, बहुत तेज हवा चलते हुए दिखा जाता है, इवन बारिश भी हो रही है। सॉन्ग उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, प्लीज रुक जाओ यहीं पर रुकना सही होगा, बाहर जाना सेफ नहीं है हमारे लिए। तभी उसको उसकी छोटी बहन का कॉल आता है। फांग उससे पूछता है कि तुम कैसी हो। टिपिकली जो एक भाई बहन के बीच में बात होता है वो लोग वही करते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। लेकिन उसकी सिस्टर को समझ में आ जाता है कि उसका भाई आज बहुत ही धीरे धीरे बात कर रहा है। वो पूछती भी है कि क्या कोई बात है, लेकिन फांग कहता है कि छोड़ो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और वो फोन कट कर देता है। लेकिन उसके बाद अचानक से वो फोन उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। ग्लास भी टूट चुका है और फोन भी स्विच ऑफ हो गया है। उसे समझ में नहीं आता कि ये फोन क्यों काम नहीं कर रहा। जब अपना फोन ऐसे ही तुम नीचे गिराओगे तो काम कैसे करेगा। सॉन्ग जब फांग की ऐसी हालत देखता है तो कहता है कि अब मैं क्या करूं बेचारे का। बस उसे बार बार मनाता है कि प्लीज चलते हैं ना अंदर, लेकिन फांग कहता है कि मुझे छूना मत। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 रूम बुक कर रखी है, तो मैं तुमको एक दूसरे रूम का कार्ड दे देता हूँ, तुम उसमें चले जाओ। कार्ड देने के बाद सॉन्ग जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास वापस आता है और कहता है कि चलो अच्छा, तुम्हारा लगेज ऊपर रखवा देता हूँ। सॉन्ग सामने एक कपल्स को देखता है जो आपस में ही लगे पड़े हैं, और ये देखने के बाद तो कहता है कि डैम, एक तो ऊपर से मेरी लंका लगी पड़ी है और ये लोग तो कुछ अलग ही नजारे दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअल में सॉन्ग ने रूम बुक नहीं कर रखा है एक्स्ट्रा। वो अभी जाता है एक एक्स्ट्रा रूम की बुकिंग के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि कोई भी रूम खाली नहीं है। देखो, मैं थोड़ा थोड़ा स्टोरी में कंफ्यूज हो जाता हूँ। राइटर बहुत स्मार्ट है, अगर ये लोग अलग अलग रूम में रहेंगे तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगा। सॉन्ग उससे पूछता है कि क्या हम उसी रूम में रुक सकते हैं जो कि मैंने बुक कर रखा है। फांग के पास भी अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए वो कहता है कि चलिए ठीक है। फांग जाते समय कहता है कि मुझे अपना बैंक अकाउंट दे देना। सॉन्ग कहता है कि इसकी क्या जरूरत है। तब वो कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है और मैं चाहता हूँ कि खाने में मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प करूँ। और बस ये बोलने के बाद सीधा गेट बंद कर देता है उसके मुंह पर। रूम के अंदर आते ही अपने कपड़े वगैरह उतारता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन अभी इसके लाइफ में इतना ज्यादा भसड़ हो रखा है कि इसको नींद तो बिल्कुल नहीं आता। इसीलिए ये टीवी ऑन करता है कुछ शो वगैरह देखने के लिए, और मन में सोचता है कि कल चाहे जितना बारिश हो, मुझे बस यहाँ से निकलना है। अपने सारे कपड़े वगैरह उतारता है और सो जाता है। लेकिन सोते टाइम पे इसको सपना आता है कि इसके साथ एंड्रयू सो रहा है। ये घबरा कर उठता है और कहता है कि नहीं, ये रियल नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा जब ये एंड्रयू को इमेजिन करता था तो कोई दूसरी शक्ल बनती थी, लेकिन इस बार जब इसको सपना आया तो उस सपने में सॉन्ग का फेस आ रहा था और ये उसे एंड्रयू कहता है। अब यहाँ पर फांग लगाता है अपना दिमाग और सोचता है कि ऐसा कौन सा इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो कि 29 साल का है और एक स्कूल में काम कर रहा है। मेरा जो रिलेशनशिप था वो यूनिवर्सिटी में ट्रैप हो चुका है और मैं अब वहां से नहीं निकल सकता। वो अपने बॉडी के ऊपर निशान देखता है और अपने आप को ही मारने लगता है। लाइक उसे अपनी बॉडी से ही घिन हो रही है। इस सिचुएशन में वो अपने आप को बिस्तर के अंदर लपेट
लेता है और सिर्फ अपनी मम्मी को याद करता है। तभी उसे एक कॉल आता है और वो सोचता है कि अब इसको क्या चाहिए। वो फोर्सफुली इस रूम के अंदर आना चाहता है ना, मैं समझ रहा हूँ, और इसीलिए पहले ये गेट लॉक करता है और गेट के पास कुर्सी रखकर बैठ जाता है। तभी एक वेटर सॉन्ग के पास आती है और कहती है कि आपका दोस्त कॉल नहीं उठा रहा है, जाकर एक बार चेक कीजिए कि क्या सब कुछ सही है। सॉन्ग दौड़ते हुए उसके रूम के पास आता है। जबरदस्ती वो उस लॉक को खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता। दूसरी तरफ फांग अपने आप को मिरर में देखता है और कहता है कि वो इतना ज्यादा अनलकी क्यों है। कोई भी चीज शुरू होती है तो वो मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलती। सॉन्ग हमेशा से ही पॉपुलर है, उसके पास कई सारे लोग हैं, और मुझे देख लो जिसके पास कोई भी नहीं है। मैं तो बस किसी एक ऐसे इंसान को खोज रहा था जो कि मेरी बातों को समझे। मैं किसी का एडवांटेज नहीं उठाना चाहता था कि बदले में मुझे कुछ रिटर्न मिल सके, लेकिन देखो मैं उसको भी खोज नहीं पाया। और अभी वो अपने सामने एंड्रयू को इमेजिन करता है, वो वाला एंड्रयू जो इसके दिमाग में बना हुआ है। और फांग उसके सामने रोते हुए कहता है कि मेरे पास जो भी था सब कुछ मैंने तुमको दे दिया, लेकिन बदले में सिर्फ तुमने मुझसे झूठ बोला। और मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि मैंने तुम्हें जो भी चीज दिया, अपना टाइम, अपना प्यार, अपना दिल, जो भी दिया, सब देने के बाद कुछ रिटर्न नहीं मिला। मुझे लग रहा है सब कुछ वेस्ट हो चुका है। सॉन्ग बाहर से जोर जोर से गेट पीट रहा है और इसी टाइम वो एंड्रयू का इमेज जाने लगता है और इसी टाइम एंड्रयू धीरे धीरे गायब होने लगता है। सॉन्ग गेट के बाहर से कहता है कि डिलीवरी वाला तुमको फूड देने आया था, लेकिन तुमने उसका कोई कॉल वगैरह नहीं उठाया। वो खाना वहीं पर रख देता है और कहने लगता है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसने ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, बल्कि वो मेरा फ्रेंड था जिसने इस अकाउंट पर मेरा आईडी बनाया। इवन जो नाम और डीपी जो भी लगाया था सब कुछ उसने लगाया, मैंने कुछ नहीं किया था। लेकिन भाई साहब आपने बात तो की थी ना। देखो सॉन्ग को भी रियलाइजेशन है कि उसने कुछ गलत किया है, इसीलिए वो इन सब चीजों के लिए फांग को सॉरी बोलता है। मैंने तुम्हारा जो भी दिल दुखाया हो उसके लिए आई एम सो सॉरी। प्लीज क्या तुम एक बार इस दरवाजे को खोलोगे? जब तुम उस मॉल में गए थे सामान लेने के लिए तो मैं वहां पर आया था। मैं सोचा था कि हम और तुम दोनों एक साथ जाएंगे तुम्हारे रूम पर। मैं तुम्हें वहां पे तुम्हारे घर तक छोड़ना चाहता था, पर मैंने वहां पर तुमसे बात नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं तुमसे वहां पर बात करूंगा तो तुमको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, तुम मेरी आवाज से मुझे पहचान लोगे। और जब तुम वापस लैब से अपने घर पर जा रहे थे तो वो मैं ही इंसान था जो गाड़ी से तुम्हारा पीछा कर रहा था, जिसे देखकर तुम बहुत ही ज्यादा डर गए थे। मैं बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान हूँ, लेकिन प्लीज एक बार बस माफ कर दो मुझे। अभी तक तुमने मुझसे जो भी चीजें बोली थी उनमें से मुझे एक एक बातें याद है तुम्हारी। अगर तुमको उस टाइम एंड्रयू इग्नोर नहीं करता तो सॉन्ग कभी भी तुम्हारे लाइफ में ना आता। तो ये सब कुछ मेरा प्लान था कि धीरे धीरे एंड्रयू तुमको इग्नोर करेगा और मैं तुम्हारे लाइफ में अच्छे से आ जाऊंगा। लेकिन मेरे एक गधे फ्रेंड ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, जिसने कल के डेट पर डेट फिक्स कर दिया था, वो भी मुझसे बिना पूछे। फांग जब ये सब कुछ सुनता है तो उसके भी आंखों में आंसू होते हैं और वो सोचता है कि गेट खोल दूं, लेकिन वो उसे पूछता है कि तुमने आज ही ये सब कुछ मुझे क्यों बताया। सॉन्ग जवाब देता है कि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि तुम्हें सब सच बता दूं। मैं जानता हूं कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते, पर मैं भी ये विश करूंगा कि काश मैं सॉन्ग नहीं एंड्रयू होता। लेकिन अब कुछ भी मैं बदल नहीं सकता, और हाँ मैं अब तुमसे और झूठ नहीं बोलना चाहता। फांग पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे कभी भी पसंद नहीं करते थे, तो मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? लेकिन सॉन्ग कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। मुझे पता है कि मैंने बहुत ही गलत तरीका यूज किया है तुमको पाने के लिए, लेकिन आई प्रॉमिस अब से मैं ऐसी मिस्टेक नहीं करूंगा। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक नया फोन ला दिया है जो कि बेड पे रखा है, तुम्हें बस यूज करना होगा तो कर लेना, मैं जा रहा हूँ। सॉन्ग के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो देखता है कि फांग ने उसको कुछ पैसे भेजे हैं और ये पैसे रूम और उस फोन के होते हैं। यहाँ पर फांग नोटिस करता है कि उसके पास खाने कुछ ज्यादा ही आ गए हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉन्ग ने कपल्स डिनर ऑर्डर किए थे जहां पर ये दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। तो एक्चुअल में सॉन्ग का खाना भी अब इसी के पास चला गया है। सॉन्ग सोचता है कि उसे कॉल करना चाहिए, लेकिन किस मुंह से तू कॉल करेगा भाई। और ये बंदा कॉल भी करता है, लेकिन फांग उसे सीधा ब्लॉक करता है। देन वो उस होटल के फोन पर कॉल करता है। ये कॉल उठाता है और जैसे ही सॉन्ग हेलो बोलता है ये तुरंत कॉल कट कर देता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर फांग एक टैक्सी वाले को बुलाता है, और हाँ यहाँ पर अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और हम देखते हैं फांग को जो कि अपने घर में झाड़ू लगा रहा है, लेकिन वो अभी भी उन सब चीजों को भूल नहीं पाया है क्योंकि इसकी आंखों में आंसू हैं। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जिसके पास उसका दोस्त आया हुआ है और वो बोलता है कि भाई आई एम सो सॉरी, मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन यार मैंने तो गड़बड़ कर दी। पर सॉन्ग कहता है कि कोई बात नहीं, झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। अच्छा अगर तुम बोलो तो क्या मैं मुंह को एक्सप्लेन करूँ हर चीज कि तुमने वो आईडी नहीं बनाई थी, सब कुछ मैंने बनाया था और तुमको डेट के लिए भी इनवाइट मैंने किया था। तब ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन तो तुमने किया था, लेकिन उसको यूज तो मैंने किया ना, ये मेरी गलती है, तुमने कुछ भी नहीं किया है तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एंड्रयू और मूव का कहानी यहाँ पर खत्म होता है। अगर ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती तो मेरी वीडियो भी तो यहीं पर खत्म होती, लेकिन अभी वीडियो बची हुई है। अब हमें सीन दिखाया जाता है सीधा 2 हफ्ते बाद का। फांग लिफ्ट से कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी लिफ्ट का गेट खुलता है और उसके सामने खड़ा होता है सॉन्ग। ये दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कोई
भी एक दूसरे से कुछ नहीं बोलता। यकीन मानो मेरा हर कहानी का अंत बिल्कुल ऐसे ही होता है। जिससे तुम आज इतना प्यार करते हो उससे कुछ समय बाद जब तुम मिलोगे तो ऐसे ही इग्नोर करोगे, बात तक नहीं करोगे। फांग अपने मन में कहता है कि उसने अपना वजन काफी कम कर दिया है। सॉन्ग का एक दोस्त फांग से पूछता है कि तुम किस डिपार्टमेंट से हो, आज से पहले तुमको कभी मैंने यहाँ पर देखा नहीं। फांग बताता है कि वो यहाँ पर लेक्चर के लिए आया हुआ है। तब वे कहता है कि अच्छा तो क्या हम नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर तुम कभी फ्री हो तो हम खाने पर चल सकते हैं। इस बात पर फांग कहता है कि मैंने तो अपना फोन लाया ही नहीं। सॉरी वो ये कहता है कि मेरे पास फोन है ही नहीं। उस आदमी को तो यकीन नहीं होता, फिर भी वो पूछता है कि ओ सच में? अरे हाँ सच में, मैं अपना लैपटॉप यूज करता हूँ, वो भी सिर्फ ईमेल वगैरह भेजने के लिए। चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं कभी बाद में। उसके जाने के बाद वो आदमी कहता है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फोन इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़का मुझे रिजेक्ट करके गया है। सॉन्ग कहता है कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं था, बल्कि ये हुआ मेरी वजह से। मतलब अब तुम कभी भी फोन यूज नहीं करने वाले। क्लास खत्म होता है और हम सॉन्ग को देखते हैं क्लास रूम से बाहर निकलते हुए। दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि विंडो के बाहर देखो स्नो गिर रहा है। फांग जब ये सुनता है तो वो भी जाता है उसे देखने के लिए। स्नो देखने के बाद बंदा थोड़ा सा तो खुश होता है, पर तभी उसके सामने सॉन्ग आ जाता है। लेकिन फांग उसको इग्नोर करके सीधा अपने रास्ते निकल लेता है। सॉन्ग कहता है कि बाहर स्नो है, मैं तुमको घर तक छोड़ दूंगा। ये कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने अम्ब्रेला खरीद लिया है। ये अपने मन में सोचता है कि इस बंदे को मैंने कितने लॉन्ग टाइम से इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन ये अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये अपना केयर दिखाने की कोशिश कर रहा है। सॉन्ग कहता है कि ग्राउंड बहुत खराब होगा, वहां पे तुम फिसल सकते हो। ठीक है मैं समझ गया, मैं अच्छे से चलूंगा। इसे समझ में नहीं आता कि ये अभी भी उसका पीछा क्यों कर रहा है। अभी इसका पैर फिसलता है और वो जैसे ही नीचे गिरने वाला होता है, टिपिकल हीरो की तरह सॉन्ग उसे बचा लेता है। ओके तो मुझे ऐसा लगा था कि ये उसका कमर पकड़कर बचाएगा, लेकिन भाई अपना बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए उसने हाथ पकड़कर उसे बचाया है। और कहता भी है कि मेरे साथ कार में चलो, बाहर बहुत ज्यादा आइस है, तुमको दिक्कत हो सकती है। फांग कहता है कि मुझे मेरा बैग दो, लेकिन ये बंदा अपना हाथ ऊपर कर लेता है और कहता है कि आजा ले ले। ये लोग उस बैग के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई कर रहे हैं। बट यार काफी समय बाद मुझे इन दोनों का कुछ ऐसा चीज देखकर काफी अच्छा लग रहा है। लास्ट में जब फांग हार जाता है तो कहता है कि ठीक है रख लो तुम इसको, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन सॉन्ग उसका अभी भी पीछा कर रहा है। बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद ये अपना छाता निकाल लेता है, लेकिन सॉन्ग बेचारा जिसके पास कोई भी छाता नहीं है और वो बर्फ में भीग रहा है। बर्फ में भीग रहा है यार, ये कैसे बोलूं मैं इसको, तुम लोग समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये बिल्डिंग के अंदर आता है और गेट बंद कर लेता है। बेचारा सॉन्ग बाहर खड़ा हुआ है। फांग अपने रूम में जाने के बाद खिड़की से देखता है कि शायद वो चला गया होगा, लेकिन ना, वो बंदा तो अभी भी वहीं पे खड़ा है। फांग सीधा खिड़की बंद कर लेता है और कहता है कि ये मुझे मनाने के लिए चाहे कुछ भी कर ले, मैं नहीं मानने वाला, क्योंकि जो इसने किया है मैं उसके लिए इसको कभी माफ नहीं करूंगा। अब हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं और अभी भी बर्फ पड़ रही है। यार अब ये कॉलेज कैसे जाएगा, ये इन सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसको लेक्चर्स वगैरह भी तो लेने हैं। भाई अपना टीचर बन गया है, तुम लोग को बता दूं ये बात। इस चीज के रिगार्डिंग वो कॉलेज में मैसेज करता है। कुछ टाइम बाद उसको एक मैसेज आता है और वो सोचता है कि उसको कॉलेज की तरफ से कोई मैसेज आया होगा, और जब वो अपना फोन ओपन करता है तो वो सॉन्ग का मैसेज होता है और ये सीधा उसे ब्लॉक कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद सोचता है कि नहीं, इसको अनब्लॉक कर देता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसने मुझे भेजा क्या है। ये लिखा होता है कि क्या तुम्हारा कोई क्लास है 1 बजे के बाद। ये मैसेज पढ़ने के बाद वो उसे डिलीट करने जाता है, लेकिन तभी वो अपने भगवान से प्रे करने लगता है और कहता है कि प्लीज ये क्लास रद्द हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और वो बहुत ज्यादा कपड़े पहनकर क्लास जाने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही अपने बिल्डिंग का गेट खोलता है, वहां पर एक गाड़ी उसका वेट कर रही होती है और इस गाड़ी के अंदर है अपना सॉन्ग, और कहता है कि अच्छा है तो तुम्हारा क्लास है आफ्टरनून के बाद, चलो मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ देता हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये आदमी इतना आसानी से मान जाएगा? सॉरी मैंने आदमी बोल दिया, ये बच्चा इतनी आसानी से मान जाएगा? ये उसको इग्नोर करता है और जाने लगता है। तो सॉन्ग भी गाड़ी से उतरता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। भाई अगर तुम हैंडसम ना होते ना तो इसको क्राइम कहा जाता, जो तू उसका कर रहा है बार बार पीछा। थोड़े दूर जाने के बाद फांग रुकता है और पीछे मुड़ता है। सॉन्ग कहता है कि देखो फांग, यहाँ पर ऐसे चलना सेफ नहीं है, मेरे साथ गाड़ी में चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पर ये कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, और ये इतना गुस्सा होकर बोला था कि सॉन्ग कुछ नहीं बोलता, बस पीछे मुड़कर जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो उसे एक बार वापस से मुड़कर देखता है कि प्लीज भाई चल ले, लेकिन ना, ये बहुत सीरियस है। फांग थोड़ी दूर से वापस लौट कर आता है और कहता है कि चलो ना बच्चा चलते हैं, और इस बार फांग मान जाता है। देखो बच्चों, तो यहाँ से सीखने को क्या मिला? अगर मेहनत करोगे, बार बार रिजेक्ट हो जाओगे, तो भी एक टाइम आएगा जब सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा, तो इतनी जल्दी हार मत मानना। ये दोनों कार के अंदर बैठते हैं और जाने लगते हैं कॉलेज की तरफ। फांग कहता है कि तुम एकदम जिद पर अड़ गए थे, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ चलना पड़ रहा है। सॉन्ग इसका कुछ भी रिप्लाई नहीं देता और कहता है कि क्या तुमने कुछ खाना खाया? फांग कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन सॉन्ग बोले जा रहा था, देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट स्वीट खरीद के लाया है। फांग भी लाइक, नहीं चाहिए मुझे, बस तुमने जहां बोला था मुझे छोड़ने के लिए वहां पे छोड़ दो। ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। फांग उसे सॉरी बोलता है और जाने लगता है। सॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करूंगा, जब तुम्हारा क्लास खत्म हो जाएगा तो तुम्हें घर पर भी तो छोड़ना है। फांग नोटिस करता है कि वो काफी पेन में है अभी, इसीलिए वो उससे कहता
है कि तुम बस घर जाओ और घर जाकर रेस्ट करो, मैं अभी क्लास के लिए जा रहा हूँ। जाते समय ये सोच रहा होता है कि इसको कैसे पता चला मेरे क्लास के बारे में, और अभी इतना ज्यादा स्नो पड़ रही है कि जो शॉप है मिठाई की वो भी बंद होगी, तो ये सब इसने किया कैसे। खैर छोड़ो, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ इस सब चीजों के बारे में, मुझे मेरे क्लास के लिए जाना चाहिए वरना मैं लेट हो जाऊंगा। थोड़े समय बाद क्लास खत्म हो जाती है और सॉन्ग चलकर उसके पास आता है। तब ये सोचता है कि अभी सॉन्ग मुझे उस टाइम का याद दिला रहा है जब ये मुझे फर्स्ट टाइम मिला था उस लैब में। सॉन्ग उसके पास आकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। गाड़ी में ये दोनों जा रहे होते हैं, लेकिन तभी फांग को एक बहुत ही सीरियस बात सोचती है कि वो उसके बारे में डिस्कस करना चाहता है अभी, इसीलिए वो जोर से बोलता है सॉन्ग। ये जवाब देता है कि हाँ क्या हुआ, लेकिन इसके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या इसके घर पर इसको खाने के लिए कुछ चीजें हैं। फांग कहता है कि मुझे घर पर छोड़ने के लिए थैंक यू सो मच, लेकिन बाद में ये सोचता है कि नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था इससे। सॉन्ग कहता है कि ये स्नो बहुत ज्यादा टाइम तक रहने वाली है, इसीलिए मॉल चलते हैं, तुमको जो भी चीजों की जरूरत है वहां से खरीद लो। मन में ये सोचता है कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहने की कोशिश करता हूँ। सॉन्ग इस चीज का कुछ भी जवाब नहीं देता और मन में सोचता है कि अभी ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। सॉन्ग उस टाइम को याद कर रहा होता है कि कैसे फांग उसे वॉइस मैसेजेस भेजा करता था और वो उसे सुनने के बाद कितना खुश रहता था लाइफ में। अचानक से सॉन्ग को खांसी स्टार्ट हो जाती है। नोटिस करने वाली बात है कि फांग इस बात पर उससे ये भी नहीं पूछता कि तुम्हारी हेल्थ कैसी है। किसी को इतना नफरत करना भी ठीक नहीं। इस जगह पर मैं होता और मेरे लिए कोई इतना करता भाई, अब तक मैं मान जाता। मॉल पहुंचने के बाद सॉन्ग कहता है कि हम लोग आ गए और वो उसका सीट बेल्ट ओपन करता है। अब ये दोनों जाते हैं साथ में शॉपिंग करने के लिए और कहीं न कहीं फांग का ये ड्रीम था। जो भी चीजें इन लोगों को चाहिए था वो लेने के बाद ये लोग जाते हैं चेकआउट के लिए। तब फांग कहता है कि मुझे जो भी खरीदना था मैंने खरीद लिया और मैं ये गेस कर रहा हूँ कि तुम पे करोगे। सॉन्ग भी लाइक हाँ मैं कर दूंगा। जब गाड़ी में ये लोग सामान भर रहे होते हैं कि तभी सॉन्ग को एक नोटिफिकेशन आता है, जो क्लास मंडे और ट्यूसडे को होने वाली थी वो सस्पेंड हो गई है। फांग कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन यार वेडनेसडे को क्या, उस दिन तो जाना पड़ेगा ना, मैं तो थोड़े दिन छुट्टी के लिए सोच रहा था। और ये बातें करते समय फांग बहुत ही क्यूट लग रहा था। ऐसी बात नहीं है कि मुझे ही क्यूट लग रहा है, सॉन्ग को भी बहुत क्यूट लग रहा है। कार के अंदर ये दोनों बैठते हैं और सॉन्ग पूछता है कि क्या कुछ ऐसा भी है जो तुम खरीदना चाहते हो। अच्छा, मुझे लगा था कि यहाँ पर चीजों की जरूरत फांग को है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में सॉन्ग शॉपिंग करने आया हुआ है। जब सॉन्ग उससे शॉपिंग के लिए बोलता है तो फांग कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ पर ये सवाल फांग पूछता है कि क्या तुमको शॉपिंग के लिए कुछ और भी खरीदना है। तब सॉन्ग कहता है कि हाँ खरीदना तो है। अच्छा फिर बताओ अब कहाँ चलना है हमें, और वैसे भी तुमको जो खरीदना है तुम तो खरीदोगे ही, पैसेंजर के पास थोड़ी ना ऐसा कोई राइट है जो रिफ्यूज कर सके। और अभी ये दोनों रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। सॉन्ग गाड़ी का गेट खोलकर जा रहा होता है, लेकिन तभी फांग पूछता है कि क्या तुम अकेले ही खाओगे। तब वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर मिठाई खरीदने जा रहा हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। तब वो कहता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। सॉन्ग पूछता है कि क्या तुम मिठाई नहीं खाते। तब वो कहता है कि नहीं, मैं बस मिठाई वगैरह अपने बर्थडे पे खाता हूँ। सच में? फिर भी सॉन्ग कहाँ मानने वाला है, इसलिए वो कहता है कि बस वेट करो यहाँ पर, मैं जाता हूँ और जाकर लेके आता हूँ, तुम बाहर निकलोगे तो तुमको सर्दी हो सकती है। ये दुकान पर जाता है और कुछ स्वीट्स वगैरह खरीद कर लाता है। फांग के अपार्टमेंट पर पहुंचने के बाद सॉन्ग उस केक को ले लेता है अपने हाथ में। तब फांग कहता है कि मुझे ये दे दो, मैं ले लूंगा, पर यू नो जेंटलमैन बिहेवियर। रूम के गेट पर पहुंचने के बाद सॉन्ग कहता है कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, पर तभी फांग उसे रोकता है। तब सॉन्ग कहता है कि क्या हो गया, क्या तुम इस केक को खाना चाहोगे। तब सॉन्ग कहता है कि नहीं ठीक है तुम खाओ, मुझे नहीं चाहिए। फिर भी फांग उसको अपने साथ ऊपर रूम में लेकर आता है ताकि वो केक एक साथ खा सके। यहाँ पे सॉन्ग जब केक को अच्छे से बॉक्स में अरेंज कर रहा होता है तब उसे वो करने नहीं आता। फांग आकर उसकी इस चीज में हेल्प करता है, लेकिन अपने सॉन्ग के पास एक ऐसा फोन है जिसके पीछे फ्लैश लाइट है। इस बात पर फांग कहता है कि ओ तुम्हारे मोबाइल में फ्लैश लाइट भी है। ये फ्लैश लाइट दिखा रहा होता है और फांग अपने कपड़े मोड़ कर रख रहा होता है। तभी फांग को कॉल आता है और वो कहते हैं कि मैंने तुमको एक ड्राफ्ट भेजा है, क्या तुम मुझे वो जल्दी से फिल करके भेजोगे। ये कहता है कि ठीक है मैं भेजता हूँ। सॉन्ग पूछता है कि क्या कर रहे हो तुम ये। वो बताता है कि उसको कॉलेज से कुछ चीजें फाइल करने के लिए आई है और तुम लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि ये किस चीज के लिए फाइल कर रहा है। तो फांग ये सब कुछ छोड़कर वापस जा रहा है और ये बात जब सॉन्ग को पता चलती है तो उसको यकीन नहीं होता। वो पूछता भी है कि अच्छा ठीक है तुम वापस कब आओगे। तब वो कहता है कि नहीं कभी भी नहीं आऊंगा। ये सुनने के बाद सॉन्ग पूछता है कि अच्छा बताओ अगर मैं एंड्रयू ना होता तब तो तुम यहाँ से कभी ना जाते ना। ये सुनने के बाद वो अपना हाथ जोर से टेबल के ऊपर पीटता है और पूछता है कि ये सवाल पूछने का क्या मतलब था तुम्हारा। वो कुछ भी नहीं बोलता और अपना बैग उठाता है और वहां से जाने लगता है। और जाते टाइम भाई को अचानक से पता नहीं ऐसा क्या होता है कि वो फांग के पास आता है और आते ही किस कर लेता है। फांग को भी समझ नहीं आता कि अचानक से उसकी फीलिंग्स इसके लिए बदल क्यों जाती है। ये सब खत्म होने के बाद तो कुछ टाइम तक तो बस ये दोनों शांत रहते हैं, कुछ भी एक दूसरे को नहीं बोलते। सॉन्ग उससे पूछता है कि
क्या तुम मेरे साथ मेरे रूम पे चलोगे। फांग इसके बारे में बहुत सोचता है और कहता है कि हाँ ठीक है चल लूंगा। फांग और सॉन्ग दोनों ही पहुंच चुके हैं सॉन्ग के रूम पर। ये फांग को उसका रूम दिखाता है और कहता है गुड नाइट, अच्छे से सोना। अगले दिन फांग उठता है और देखता है कि सॉन्ग किचन में खाना बना रहा है और उसे पूछता है कि क्या यहाँ पर कुछ पानी वगैरह पीने को मिल जाएगी। पहले तो सॉन्ग उसको कुछ जैकेट वगैरह पहनाता है और जल्दी से जाता है पानी लेने के लिए, लेकिन एक मिनट, ये किस टाइप का कपड़ा पहन रखा है इसने। और उसे बहुत प्यार से समझाता भी है कि देखो बाहर मत जाना, बाहर बहुत ठंडी है, देखो अभी तुमको सर्दी हो गई है ना। तब फांग कहता है कि नहीं, ये सर्दी तुम्हारी वजह से हुआ है मुझे। सॉन्ग एक्सप्लेनेशन देता है कि मैंने मास्क पहन रखा था। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन जब तुम मुझे किस कर रहे थे तो उस टाइम तुमने मास्क नहीं पहन रखी थी। ठीक है समझ गया, मेरी गलती है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन वगैरह लेने। फान सॉन्ग का हाथ खींचता है और कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तुम अभी क्या बना रहे हो, बहुत टेस्टी स्मेल कर रहा है। ये बताओ तुम ये चावल बिना कुकर के क्यों बना रहे हो। अच्छा तो तुमको खाना बनाने नहीं आता, तुम बुक से देख कर ये खाना बना रहे हो। फांग कहता है कि ठीक है तुम किचन से बाहर जाओ, मैं बनाता हूँ खाना। उसके जाने के बाद सोचता है कि भाई इस बंदे के पास तो बहुत बड़ा किचन है। तभी सॉन्ग उसके पास आता है और बंदा बहुत इंप्रेस हो चुका है। सॉन्ग ने उसको मनाने के लिए बहुत मेहनत किया है, इसलिए वो उससे पूछता है कि अच्छा बताओ सॉन्ग, तुमको मेरे में क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। सॉन्ग इसका जवाब देता है कि मुझे सब कुछ पसंद है। अच्छा अगर ऐसी बात है तो ये बताओ तुमने मुझे स्टार्टिंग में इतना हेट क्यों किया था। तब वो एक्सप्लेन करता है कि देखो स्टार्टिंग में अगर वो पहला नजर वाला प्यार है तो वो प्यार अच्छा नहीं होता, वो प्यार सिर्फ बेड तक के लिए होता है, लेकिन जब मैंने तुमसे बात किया, तुमको जाना, तब जाकर मुझे तुमसे प्यार हुआ। अब हम थोड़ा सा रूम के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर इतना ज्यादा बर्फ पड़ा है कि हर जगह बर्फ ही बर्फ है सिर्फ। और घर के अंदर ये दोनों खाने के रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे और यहाँ पर फांग सॉन्ग से पूछता है कि क्या तुमने ये सब कुछ पहले भी किया है और अब यहाँ पर क्या करने की बात हो रही है, तुम अपना दिमाग लगाओ। ऑफ कोर्स सॉन्ग बोलता है कि नहीं ये सब कुछ मैंने कभी नहीं किया। फांग का आज सवाल खत्म नहीं होने वाला, इसलिए वो ऐसे ही फालतू क्वेश्चंस और भी पूछता है। मतलब कि क्या तुम्हें मैं सच में पसंद हूँ या फिर तुमको मुझसे कुछ चाहिए जिस वजह से तुम ये सब प्रिटेंड कर रहे हो। और ये बोलते टाइम तो ये दोनों कुछ ज्यादा ही पास हैं। और हाँ इसके बाद हमें कुछ ऐसा पैनल दिखाया जाता है। तो मतलब इतना मारपीट तामझाम होने के बाद फाइनली अब ये दोनों एक साथ हैं। सॉन्ग उसे उठाकर बेडरूम तक ले जाता है और वो उसे बेड पे लेटा के जा ही रहा होता है कि तभी फांग पूछता है कि तुम जा कहाँ पे रहे हो और उसका जवाब होता है लाइट ऑफ करने। वैसे इस चैप्टर में बताया तो नहीं गया कि इनके बीच में क्या हुआ, लेकिन हाँ हम यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा आगे, क्योंकि वो चैप्टर सीधा वहां से कट होता है और हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। और पहली बार लैब में सॉन्ग और फांग एक साथ आए हुए हैं। एक लड़की उनको बुलाती है और कहती है कि इधर इधर आके बैठो। बगल में एक लड़का होता है जो कि ये सोच रहा होता है कि सॉन्ग और फांग तो कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हैं और मुझे सॉन्ग को वापस पाने के लिए उसे इंप्रेस करना होगा। तभी सॉन्ग वहां से पानी लेने के लिए जाता है और फांग से पूछता भी है कि क्या तुमको भी पानी चाहिए। फांग मना करता है लेकिन सॉन्ग फिर भी उसके लिए पानी लेकर आता है। और यहाँ पर हम फांग के हाथों में ये क्या देख रहे हैं। इसके बाद सॉन्ग पूछता है कि अच्छा बताओ तुमको खाने में क्या चाहिए। तब फांग का जवाब होता है कि कुछ भी चल जाएगा। अभी ये लोग शायद किसी मीटिंग वगैरह में आए हुए हैं। दो बुढ़े लोग आते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि लैब में हम 2 मशीन लेकर आए हैं, तो सभी लोग जाकर उस मशीन को देख ले। पर सॉन्ग और फांग को घंटा इंटरेस्ट नहीं रहता उस मशीन को देखने में, इसीलिए वो लोग सीधा कार के पास जाते हैं। और वहां जाने के बाद ये लोग कुछ ये सब कर रहे थे और इनको ऐसा करते हुए वही लड़का देखता है जो कि फांग को बहुत परेशान करता था। अभी मैं इसका नाम भूल गया हूँ यार। अब हम उस दिन से पहले का दिन देखते हैं जब फांग इस शहर को छोड़ने वाला है और ये यहाँ पर बैठकर अपने खिलौने दिखा रहा है सॉन्ग को। और हाँ अभी हम इसकी बॉडी पे बहुत सारे निशान भी देखते हैं। फांग अपना बैग पैक करने में बहुत टाइम लगा रहा था, इसलिए सॉन्ग उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है तुम कर क्या रहे हो, साइड हटो, ये सब कुछ मैं कर देता हूँ। इनका पैकिंग खत्म होता है और अब हम देखते हैं एयरपोर्ट का सीन। फांग जा रहा है, सॉन्ग उसको छोड़ने के लिए आया हुआ है। मुझे लगा था कि यहाँ पर कुछ और भी बातें होंगी, ये दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले पैनल में हम देखते हैं कि फांग अपने दोस्तों से मिल रहा है। उसके दोस्त कह रहे थे कि तुमने तो अपना वजन काफी घटा लिया है। फांग अपने दोस्तों को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। और अब हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग और ये दोनों आपस में वीडियो कॉल कर रहे हैं। ये दोनों अभी दूर दूर तो हैं लेकिन हमेशा फोन में ही लगे रहते हैं। इवन उसकी मॉम भी कहती है कि कहाँ हमेशा बिजी रहते हो। फांग की एक लड़की दोस्त होती है जो कि उससे पूछती है कि भाई इतना कहाँ बिजी है, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बन गई है क्या। तो वो कहता है कि हाँ देखो बन तो गया है लेकिन वो गर्लफ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड है। और ये लड़की और भी जानना चाहती है उस लड़के के बारे में कि वो क्या करता है, कैसा दिखता है, ये सारी चीजें। और ये भी पूछती है क्या वो अभी यहाँ पर आ रहा है। फांग उसे हर चीज डिटेल में बताता है। और हाँ हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद सॉन्ग वहां पर सच में आ गया। वो लड़की जब सॉन्ग को देखती है तो कहती है कि वाह इतना अच्छा लड़का और इसकी पसंद एक लड़का ही है। फांग अपने बॉयफ्रेंड को अच्छे से मिलवाता है अपने दोस्त से। वो लड़की कहती है कि तुमने तो मुझे कभी बताया नहीं इसके बारे में। और यहाँ पर ये दोनों एक साथ
बैठे हुए हैं लेकिन साथ में एक दूसरे का हाथ भी पकड़े हुए हैं। और लोग ऐसा क्यों करते हैं समझ नहीं आता, इतना बोरिंग है कि क्या बताऊं। यहाँ पर इनके बीच में और भी बहुत सारी बातें होती हैं। बाद में वो लड़की चली जाती है। सॉन्ग उससे पूछता है कि अच्छा बताओ अब तुम और कहाँ जाना चाहोगे। और वो कहता है कि मैं तो घर जाऊंगा, तुम्हारा क्या सीन है। सॉन्ग बताता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो इसी शहर में रहते हैं और बहुत ही जल्द वो अपना बिजनेस भी इसी शहर में सेटल करेंगे। फांग सोच रहा होता है कि क्या सॉन्ग मुझे अपनी फैमिली से मिलवाएगा, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो इस शहर में रहता कहाँ है। सॉन्ग उससे पूछता है कि क्या तुमने अपनी फैमिली में मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं तो अपनी फैमिली में सब कुछ बता चुका हूँ तुम्हारे बारे में। ये सुनने के बाद तो फांग को यकीन नहीं होता और सीधा उसके पैर फिसल जाते हैं। बट सॉन्ग उसे बचा लेता है और उससे कहता भी है कि थोड़ा देख के चला करो, अभी कुछ हो जाता तो। फांग घबरा कर पूछता है कि तुमने क्या बताया अपने घर वालों को। वो कहता है कि इतना टेंशन मत लो, बस मैंने उनको बोला है कि मैं एक लड़के को डेट कर रहा हूँ। फांग कहता है कि अभी तक मैंने अपने फैमिली को कुछ भी नहीं बताया है। सॉन्ग भी लाइक कि हाँ मुझे पता है और हाँ मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जब भी सही लगे अपने घर वालों को बता देना। अच्छा ये तो बताओ जब तुमने अपने फैमिली को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताया उनका रिएक्शन क्या था, उन्होंने क्या बोला मेरे बारे में। फांग बताता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उतना टेंशन मत लो, वो लोग बहुत खुश थे। फांग उसको अब अपने घर में इनवाइट करता है और कहता है कि तुम मेरे घर में क्यों नहीं आते, वैसे भी अभी तुमको यहाँ पर करने के लिए कुछ है नहीं। अब ये दोनों फांग के घर के अंदर आते हैं और फांग बताता है कि मेरे जो परिवार वाले हैं वो अभी कहीं बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। और ये देखो ये मेरे सिस्टर का रूम है और ये मेरे मदर एंड फादर का रूम है और ये छोटा सा मेरा रूम। हाँ अब इसके आगे का पैनल स्किप करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब कुछ सही चीज तो नहीं दिखने वाला मुझे इसके अंदर। अब हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं और ये दोनों एक मेट्रो में हैं। फांग को कहीं पर जॉब वगैरह मिल गई है और शायद उसी बिल्डिंग में सॉन्ग भी काम करता है। फांग के सारे दोस्त भी किसी न किसी को डेट कर रहे हैं, मतलब सब लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश है। उस टाइम बाद सॉन्ग कहीं से आ रहा होता है और फांग उड़ते हुए उसके पास जाता है और उसे हक कर लेता है और उसे कहता है कि यू आर माई फेवरेट पर्सन। और इसी डायलॉग के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है कि तो मैंने यहाँ पर इस मानवा को पूरा खत्म कर दिया है। मैं इस कहानी में कुछ भी समझ नहीं आया या फिर तुमको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और एक बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ, मेरा अभी प्रिंटिंग का बिजनेस है और मैं तुम्हारे लिए कस्टमाइज पोस्टर प्रिंट कर सकता हूँ, इवन फोटो कार्ड वगैरह भी मैं प्रिंट करता हूँ। पोस्टर की क्वालिटी बिल्कुल आपको वैसी ही मिलेगी जैसे आपको अभी मेरे बैकग्राउंड में दिख रही है। प्रिंटिंग के लिए मैं प्रीमियम ग्लोसी पेपर का इस्तेमाल करता हूँ, यानी बहुत ही अच्छे क्वालिटी की प्रिंट आने वाली है। और हाँ प्राइस भी बहुत कम है। ऑर्डर करने के लिए आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर अपलोड योर इमेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। जो भी इमेजेस आप प्रिंट करवाना चाहते हैं आप वहां पर जाइए, उस इमेज को अपलोड कीजिए, अपना एड्रेस वगैरह डालकर ऑर्डर कंफर्म कर दीजिए। 7 दिनों के अंदर ये ऑर्डर आपके घर पे मिलेगा आपको। और एक बात, अगर आपको बीएल मानवा के रिलेटेड ही पोस्टर चाहिए तो मेरी वेबसाइट पर आपको मानवा का कैटेगरी मिल जाएगा। उसके अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी डिजाइन मिलने वाली है। जो भी डिजाइन आपको मेरी बीएल मानवा की पसंद आती है वो आप प्रिंट करवा लो। अगर आपको ऑर्डर करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। देखो आप लोग यूट्यूब पर बहुत सपोर्ट कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोग मेरे बिजनेस को भी सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।